बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। ओह नो, मैंने हॉटपॉट तकरीबन पटका था। क्या हुआ भाई? समी ने दोनों हाथ आपस में रगड़ कर गर्म करते हुए पूछा। बाहर अच्छी खासी सर्दी हो रही थी। आज फिर मासी ज़ैनब नहीं आई, उमर ने बेचारगी से कहा। तो समीर क्या कहता हुआ डाइनिंग चेयर पर ढेर हो गया। अब क्या होगा? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और मेरा इस वक्त रोटी पकाने का बिल्कुल मूड नहीं है। सर एहसान का पुरमगज़ लेक्चर सुनकर सिर्फ गरम गरम खाना खाया जा सकता, बनाया नहीं। मैं अच्छी खासी रोटी भी बना लेता था, मगर इस वक्त समीर का इरादा भाम कर इसने साफ इनकार कर दिया। आज सारा दिन कॉलेज में बगैर वक्फे के पीरियड होते रहे थे। फारिग पीरियड में सर एहसान प्रैक्टिकल करवाने लगे। ऐसा करो, तुम बाज़ार से नान ले आओ, मैं तब तक चाय बना लेता हूँ। सालन तो है ही। उमर के कहने पर समीर मुंह बनाता उठ गया। जब तक वापस आया तो उमर चाय के साथ चिप्स भी तल चुका था। ओए होए, एड्डे सुगड़ मुंडे। अभी पहला नवाले मुंह तक किया था कि बैल चीख उठी। उफ, इस वक्त कौन आ गया? भाई ज़रा देखना। समीर को अपना लंच खतरे में नजर आने लगा। ताकि तुम सारे चिप्स खत्म कर सको। मैं नहीं जा रहा। मैंने साफ इनकार कर दिया। शायद आने वाला बेल पर उंगली रखकर भूल गया था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। समीर कुर्सी हटाकर उठा। मगर बाद में बर्तन तुम धोना। ये सुनते ही उमर साथ ही दरवाज़ा खोलने दौड़ा। दोनों एक साथ दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। एक झटके से दरवाज़ा खोलते ही ना सिर्फ वो दोनों ठिठक कर रुके, बल्कि काली चादर में लिपटी लड़की अपने सामने एक जैसी शक्ल सूरत के दो लड़कों को देखकर घबरा कर कदम पीछे हटी। जी, दोनों एक साथ ही बोले। ये अंकल एहतशाम का घर है? लड़की माथा रगड़ते हुए मुश्किल बोली। ये लड़की खौफजदा है, मैंने फ़ौरन सोचा। दोनों हाथों की उंगलियां बेदर्दी से मरोड़ते बार बार पलट कर देख रही थी। जी हाँ, इन्हीं का घर है, आइए, मैंने संजीदगी से कहकर रास्ता दिया। लड़की तेरी से अंदर दाखिल होगी। मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले बाहर झांका। सुनसान रोड इसके सामने था। अंकल एहतशाम कहाँ है? इसने अंदर आते ही पूछा। आप अंदर तो आए, मैर ने कहा और साथ ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। एहतशाम अंकल कहाँ है? सोफा पर बैठते इसने दोबारा बेचैनी से पूछा। यूँ लगता था जैसे वो फ़ौरन एहतशाम अंकल तक पहुँचना चाहती है। क्या इसके पीछे पुलिस लगी है? कोई मुजरिम? न जाने कितनी इंग्लिश मूवी समीर के जहन में घूम गई। ओए होए, बेदास दे अंकल एहतशाम कितने तुसी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पापा तो घर पे नहीं है। क्या? उमर के कहने पर एकदम इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? यूँ लगता था जैसे वह भी रो देगी। आपने ये तो नहीं पूछा था कि पापा घर पर हैं या नहीं? समीर ने हैरत से बताया। जवाब में लड़की ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोना शुरू कर दिया। वो दोनों घबरा गए। देखिए प्लीज़, आप चुप करें, पापा भी आ जाएंगे। मैंने परेशानी से कहा। जवाब रोने की रफ्तार वही थी। कुछ सोचकर मैंने फ़ोन की तरफ बढ़ा। आप ही प्लीज़, आप रोए नहीं, हमारी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं लड़कियों को चुप नहीं करवाना आता। इसके सामने टेबल पर बैठते हुए एक हाथ घुटने पर रखकर समी ने लजाजत से कहा, हेलो पापा। मैंने फ़ौरन से पेशतर इतला दी। लड़की क्या नाम है इसका? पापा की आवाज़ में बेचैनी झलक रही थी। सुने, आपका नाम क्या है? मैंने वहीं से पूछा। कश्फ। वो बमुश्किल आंसू के दरमियान बोली। पापा, एक कश्फ नाम है इसका। पापा कश्फ कश्फ नाम है इसका। मैंने जूं का तू नाम आगे पहुंच जाए। ओए होए, जिद्दा अटक अटक ने दसिया उन्हें उदय पे चाहता गए। कश्फ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। पापा की बेताबी इसके लिए बाइस हैरत थी, इस सूरत में भी कि वो इस लड़की को पहली बार देख रहा था। वो फ़ोन रखकर मुड़ा। समीर बाकायदा मिन्नतों से इसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो भी शायद शामिल हो गया। जब एहतशाम अफरीदी हमरान के साथ अंदर दाखिल हुए तो एक लम्हे के लिए रुक गए। हमरान ने हैरत से अपने छोटे भाइयों को देखा। लड़की शद्दोमत से रोने में मसरूफ़ थी, जबकि वो दोनों फ्लोर कुशन पर बैठे परेशानी के आलम में से देख रहे थे। इन्हें भी तो रो रो के ना नदियाँ बहा देती हैं। शुक्र है पापा, आप आ गए। दोनों की जान में जान आ गई। लड़की ने जल्दी से इनकी तरफ देखा और खड़ी होगी। आप एहतशाम अफरीदी है ना? कश्फ मेरी बच्ची, एहतशाम अफरीदी ने बाजू फैला कर कहा। इसने एक लम्हे के लिए रुककर इस मेहरबान चेहरे की तरफ देखा और फिर इनके सीने से लगकर दोबारा से सक उठी। बस बेटे बस, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एहतशाम अफरीदी ने इसका सर थपथपा कर कहा और यूं ही से अपने कमरे में ले गए। हमरान भाई, ये कौन है? मैंने आलम हैरत से वापस आकर दरियाफ्त किया। हमरान पुरसोच अंदाज में महज कंधे उचका कर रह गया। तभी एहतशाम अफरीदी आ गए। एक नज़र इन सब पर डालकर वो हमरान की तरफ मुतवज्जो हुए। हमरान, इन्होंने उलझे उलझे अंदाज में से पुकारा। टाई की नॉट ढीली करते हुए सोफे पर बैठ गए। हमरान, ये कश्फ है, एहतशाम अफरीदी ने गोया से इतला दी। जी मैं जानता हूँ। पैंट की जेबों में हाथ घुसाकर सामने लगी पेंटिंग पर नज़र जमाते हुए इसने आहिस्की से कहा। तो फिर हमरान, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? न जाने क्यों बोलत से गए। पापा। हमरान घुटनों के बल इनके सामने बैठ गया। आप मुझ पर एतमाद कर सकते हो, पछताओगे तो नहीं? एहतशाम अफरीदी ने हमरान
एहतशाम की रोशन रोशन आंखों में झांका। कभी भी नहीं, हमरान भरपूर एतमाद से मुस्कुराया। और फिर सब कुछ आनन फानन हो गया। लम्हों में एहतशाम अफरीदी के दोस्त आगे, साथ में मौलवी साहब भी थे। 1 घंटे के अंदर अंदर कशफ और हमरान का निकाह हो गया। ओए होए डी इमरजेंसी जी। उमर और समीर बड़ी हैरत और बेयकीनी से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तो बेचारे ने हैरान ही होना मुंडिया ने। ये सब क्या हो रहा है हमरान भाई? उमर चीख पड़ा। हमरान हंस दिया। शुरू से आखिर तक वो होंकों की तरह एक एक की शक्ल तकते रहते। तुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने मुझे तो खुद कुछ नहीं मालूम जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तो तुम लोग ये छुआरे खाओ। लो तुम लोग ये छुआरे खाओ। उन्होंने अपने छुआरे बने पे। हमरान ने हंसते हुए छुआरे इनकी तरफ बढ़ाए। हमें नहीं खाने छुआरे, समीर चिढ़ गया। अरे बाबा तुम्हारे भाई की शादी क्या है? हमरान लुत्फ ले रहा था। शादी? ऐसी होती है शादी? मैंने आंखें फाड़ी। पता नहीं, मेरी तो पहली बार हुई है। हमरान ने कंधे उचकाए। प्लीज़ हमरान भाई, फॉर गॉड सेक हमें भी कुछ बताएं। समीर ने इसका बाजू ज़ोर से हिलाया। देखो कुछ खास तो मुझे भी नहीं पता, अब वो तुम्हारी भाभी हैं और बस। हमरान ने छवारे खाते हुए कहा। ऐसी रोती बसोरती भाभी, समीर ने लाचारगी से कहा। और इस तरह आती हैं भाभी? उमर वाकई परेशान था। पता नहीं किस तरह आती है, मेरी तो आज तक कोई भाभी नहीं आई। हमरान ने टांगे फैलाकर छुआरों से बड़ी प्लेट उठा ली और वो दोनों गुस्से से घूरने से लगे। मुझे ना खाओ, ये छुआरे खाओ। हमरान ने दोबारा छेड़ा। मुझे नहीं खाने ये छुआरे, आप ही को मुबारक हो, हम भाभी से मिलने जा रहे हैं। उमर समीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। खबरदार। हमरान फौरन सीधा हुआ। लो हम अभी मिले नहीं, तुम पहले मिलने चले। वो मुंह में बड़बड़ाया। क्या कहा भाई? समीर ने फौरन कान खड़े किए। कुछ नहीं बाबा, वो भी परेशान है, सुबह मिल लेना। हमरान ने कहा तो वो सर हिलाकर रह गए। सानवी ताज़ इमरजेंसी भी आदि थोड़ी जिनी वजह। रात का सफ़र जारी था। फिजा जैसे चुप की कैद में सिसक रही थी। अंदर बाहर हर तरफ सन्नाटा बिखरा था। गैर मानूस और अजनबी माहौल। नींद तो जैसे इससे रूठ ही गई थी। मामा इस वक्त क्या कर रही होंगी? और बाबा? इसका जहन माजी की तरफ चला गया। सोचे जहरीली नागिन की तरह फन फैलाए इसके चारों तरफ रक्स करने लगे। कितना प्यार करते थे बाबा इससे। हमेशा कशिफ मेरी ज़िंदगी कहकर बुलाते और वो भी मामा से ज़्यादा बाबा के करीब थी। बाबा आज मामा ने हमें बहुत डांटा था। वो मुँह बसोरती शिकायत लगाती। हाय हाय, अफेर हमें वाला स्यापा। एमन तुम हमारी ज़िंदगी को डांटा मत करो वरना हम नाराज़ हो जाएंगे तुमसे। वो कशिफ को अपने बाजू में छुपा लेते। एमन चिढ़ जाती। आप बिगाड़ देंगे इसे। अरे ये हमारी बेटी है, तुम देखना तो कितना आगे जाएगी। ये असद, फहद और जोया, फैजान सब पीछे रह जाएंगे। वो अपने भतीजों के नाम गिनते हुए खुश हो जाती। और वैसे भी एमन, अगर प्यार किसी को बिगाड़ सकता है तो सबसे पहले तुम बिगड़ती। इनकी शोख निगाहें एमन के चेहरे पर जमती तो एमन के चेहरे पर रंग ही रंग बिखर जाते। कुछ कशिफ का ही ख्याल कर लिया करें। एमन घूरती और इनकी ज़िंदगी से भरपूर कहका फिजा में बिखर जाता। इसे हंसते हुए अब्बू बहुत अच्छे लगते। कितना चमकता हुआ चेहरा था इनका और कितनी रोशन आंखें। मगर फिर न जाने क्या हुआ। कितना रोई थी वो जब जोया ने इसे बताया कि अब तुम्हारे अब्बू कभी नहीं चल सकेंगे। इनकी दोनों टांगे डॉक्टर ने काट दी हैं। इसका दिल चाहा जोया का चेहरा नोच डाले, इसकी ज़ुबान खींचते, मगर वो चुपचाप उठकर अब्बू के पास आ गई। इसकी नज़रें चादर में लिपटी टांगों पर थी। क्या बात है कशफ, मेरी ज़िंदगी? अब्बू ने पूछा। अब्बू की आवाज़ को क्या हुआ? इसने गौर से इनका चेहरा देखा। इसे वहशत सी होने लगी। अब्बू का चेहरा ऐसा क्यों हो गया? इनकी आंखें पहले की तरह रोशन क्यों नहीं है? क्या अब्बू अब कभी नहीं चल सकेंगे? वो सवाल कर करके एमन को जिच कर देती तो वही डांट कर रख देती तो वही दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर अब्बू के पास भाग जाती। अब्बू मामा ने मुझे डांटा है। एमन कशिफ को डांटा मत करो। वो पहले की तरह इसे बाजू में छुपा रहे थे। बिगड़ती जा रही, कुछ सुनती नहीं। वो चिढ़कर कहती और वो मुंतज़िर ही रहती कि बाबा अब कुछ बोलेंगे। मगर ना तो अब्बू पहले की तरह कुछ कहते, ना ही मामा के चेहरे के पर रंग बिखरते। वो हर रोज़ सुबह उठकर अब्बू का चेहरा गौर से देखती फिर मायूस हो जाती। सब कुछ एकदम से बदल गया। असद, फैजान, जोया, फहद कोई भी तो इससे पहले की तरह नहीं खेलते थे। ताया जान का रवैया ऐसा क्यों हो गया? उखड़ा उखड़ा सा। असद इसे कितना तंग करने लगा था। पहले पहले वो बाबा जान के पास भाग जाती। अब्बू, असद भाई ने मेरी कापी फाड़ दी। अब्बू इसे बुलाकर डांट देते, मगर फिर न जाने क्या वो शिकायत लगाती। अब्बू चुप कर जाते। अब्बू अब भाई को बुलाकर डांटे ना। एक दिन इसने जिद की तो अब्बू इसे बाजू में छुपा कर रो पड़े। मामा भी रोने लगी। वो फिर अपने हॉल में सिमटने लगी। असद इसे कितना तंग करता, जोहर फैजानी से कितना लड़ते, वो चुपचाप किसी कोने में छुप कर रो देती। और फिर शोर पड़ने लगा। कज़न के झगड़े, ताया और ताई की बेरुखी, मामा की खामोशी और अब्बू के चेहरे की थकन सब समझ में आने लगी। अब वो फैक्ट्री नहीं संभाल सकते थे। सब कुछ ताया जान के हाथ में चला गया। खून के रिश्ते एक पल में कुछ से कुछ हो गए। मामा आप चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती? अब वह बच्ची नहीं थी। मैट्रिक की दालपा थी। अपनों के रवैये को बहुत अच्छी तरह समझ भी लिया था और परख भी। सवाल करने और जिद करने का मौसम न जाने कब का बीत चुका था, मगर यूं ही कभी कभी अचानक कोई बात को जुमला मुँह से निकल जाता। चूड़ियाँ पहना करो एमन, अभी तो मैं जिंदा हूँ। एहसन रज़ा एमन का हाथ थाम कर अफसुर्दगी से बोले। इनका टूटा लहजा एमन को अंदर तक तोड़ गया। वह एहसन के शाने पर सर टका कर रो दी। ऐसी बातें मत किया करे एहसन, मेरा सिंगार तो आप है। और कश्यप फ़ोन काटते हुए खुद को सरजनिश करने लगी। फिर यूँ आकर सबने अपनी अपनी ज़िंदगियों से समझौता कर लिया। एहसन रज़ा ने, एमन ने और कश्यप ने। एहसन रज़ा को
माजूरी से ज़्यादा सगे भाई के रवैये ने मारा था। वो अब भी बहुत कुछ कर सकते थे कि इनका हौसला सलामत था, मगर भाई ने इनसे चला के खूबसूरती से इन्हें कोने में डालकर फैक्ट्री के मामला अपने हाथ में लिए कि वह एहतजाज भी न कर सके। अब इनकी हैसियत घर में पड़े फालतू सामान की सी थी। इनकी रोशन आंखें बुझ कर रहेगी, सारा वजूद जैसे पत्थर का हो गया। वो चुपचाप भाई की हर ज्यादती बर्दाश्त करते गए, मगर 16 बरस के बाद पत्थर का वजूद चटक गया। बुझी बुझी आंखों में शरारे से लपकने लगे। आज 16 बरस बाद इनकी बेटी इनके सीने से लग कर रोई थी। कशिफ, मेरी ज़िंदगी, बोलो ना, क्या हुआ? वो बार बार पूछते रहे। वो इनके सीने से लगकर सिसकती रही, आंसुओं में बहते हुए, कुछ टूटते कुछ बिखरते लफ्ज़ों के दरमियान अपना दुख बाप से न कहती तो किससे कहती। एहसन का पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। असद लाख हवारा था, रात रात भर घर से बाहर रहता, बाप की कमाई कहाँ लुटा रहा था किसे नहीं मालूम, मगर वो इस तरह कशिफ का रास्ता रोकेगा, कौन सोच सकता था। इंसान लाख बुरा सही, मगर अपने घर की इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मगर शायद जलालत की कोई इंतहा नहीं होती। एहसन रज़ा का पूरा वजूद एहतजाज बन गया। तुम भी कमाल करते हो एहसन मियाँ, ज़रा सी बात का बतंगड़ बना डाला। क्या हुआ जो ज़रा असद ने कश्यप का हाथ थाम लिया? एक घर में रहते हुए हो ही जाती है ऐसी बातें। सदीका बेगम ने ना खुद से नाक चढ़ाकर कहा। माँ की ये बात फैजान और जोया को भी बुरी लगी। मत भूलें भाभी, आपकी अपनी भी बेटी है, इसलिए तो हम चाहते कि कश्यप को अपनी बेटी बना ले। असद लाख पूरा सही, मगर कश्यप संभाल लेगी इसे। शादी से पहले सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। लाख लानत फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ तो संभाल नहीं सकी, तुम आओ कि नहीं संभाल सकी तो संभाल लेगी। एहसन रज़ा बेबसी से भाई की शक्ल देख कर आ गए। तंजिया से मुस्कुराहट लबों तक आकर मासूम हो गई। जिस भाई ने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी बेटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? तुम लोगों को मेरी बेटी की नहीं, इस जायदाद की ज़रूरत है जो हर सूरत मेरे बाद कश्यप के नाम होगी। एहसन रज़ा ने सर उठाकर एक नज़र इनकी तरफ देखा। एमन ने अपने हाथ मजबूती से इनके शाने पर रखकर न जाने अपने लरसते वजूद को सहारा दिया था। ये फिर इनका हौसला बढ़ाया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एहसन रज़ा के लहजे में कतियत थी। ये तो वक्त बताएगा। इन लोगों के लहजे का जारहानापन। एहसन ने परेशानी से एमन को देखा। असद भाई चचा जान के इनकार से बहुत गुस्से में। जोया ने एक दिन कश्यप को बताया। असद के तेवर बता रहे थे कि इसने इस इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया। इसकी निगाहें कश्यप के पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। वो छिपी छिपी फिरती, लेकिन एक दिन असद ने इसे घेर ही लिया। वो अब्बू के लिए पानी का गिलास लेकर किचन से निकल रही थी। कहाँ होती हो कश्यप बीबी आजकल? दरवाजे के बीचों बीच जीन्स की जेबों में हाथ घुसाए पूरे वजूद के साथ इस्तादा था। लहजा तंज और बेबाक निकला। निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। कश्यप ने खौफजदा सी निगाह इस पर डाली और कतरा कर गुजर जाना चाहा, मगर दूसरे लम्हे इसकी कलाई असद के हाथ में थी। कहाँ भागी जा रही हो? असद ने एक झटके से इसे अपने सामने के ग्लास इसके हाथ से छूटकर फर्श पर आ रहा था। छनाके की आवाज़ के साथ कांच फर्श पर चारों तरफ बिखर गया। गुस्से, बेबसी और खौफ से इसकी आंखें झिलमिला गई। आवाज़ हलक में घुट गई। क्या समझते तुम्हारे वालिद मोहतरम कि इनके इनकार से असद बाज आ जाएगा? एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी ना हुई तो। इसके लहजे में पोशीदा धमकी कश्यप की रूह फना कर गई। असद ने एक भरपूर निगाह इसके जर्द होते चेहरे पर डाली। रिश्तों का तकद्दुस अगर भूल जाए इंसान तो यूं ही वहशी होने लगता है। ते नाल बगारती दी बेरगारती दे विच PhD कर लेंदा। पहले तो महज तुम मेरी ख्वाहिश थी, मगर अब जिद भी हो। असद ने इसकी बालों की लट को छूकर कहा। कश्यप ने अपने बिखरते असाब को कंट्रोल करते हुए पूरे जोर से धक्का दिया। वो जो बड़े पुरसकून अंदाज में खड़ा, इसके अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। हल्का सा लड़खड़ा कर किचन के दरवाजे से टकराया। वो जल्दी से बाहर की तरफ लपकी। कांच इसके पाँव तले आ गया। खून की लकीर सी दरवाजे तक बनती की, मगर वो सरपट भागती हुई कमरे में घुसी थी। इतना भी खबीस लोग होंगे कि जिन्होंने घर जिनसे अपने घर की इज्जतें महफूज नहीं होती। लानत ऐसे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ही। बड़े मर्द बने फिरते हैं। कैसी काली रात थी। वहशी हवाएं हर चीज़ तहस नहस कर देना चाहती थी। स्याह मुहीब अंधेरा हर चीज़ को दबोचे हुए था। दरख्त अपना वजूद कायम रखने के लिए सर पटक रहे थे। कश्यप का पूरा वजूद जैसे आग में चल रहा था। एमन बार बार इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ बदल रही थी। एक काश, एहसन रज़ा ने बेचैनी से अपने सीने पर हाथ मारा। काश ये काली रात अपने खून में डूबे पंजे मेरे सीने में उतार दे। बेख्तियार इसका दिल मर जाने को चाहा था। आज अपनी माजूरी, अपनी बेबसी का एहसास ऑक्टोपस की तरह इसके वजूद में पंजे गाड़ रहा था। खिड़की के पट बड़ी ज़ोर से खुले थे। एहसन, खिड़की बंद कर ले। एमन की आवाज़ तूफानी शोर में दबकी। ए मालिक अर्जा और समा, ऐसी ज़िंदगी। एहसन रज़ा का शिकवा मुहीब अंधेरे में सफ़र करता अर्श तक पहुँच जाता और रूह का पंछी पिंजरे का साथ छोड़ गया। वहशी हवाएं एमन की आहों का साथ देने लगी और कश्यप को यूँ लगा जैसे इसके सर से रिदा खींचकर तपते सहरा में धक्का दे दिया गया। सर पर तपते सूरज की तलवार और पाँव तले अंगारे बिछे हों। चलना भी ज़रूरी और उसे खुद में छुपाकर साया देने वाले और अंगारे चुनने वाले बाजू कहीं नहीं है। कौन कहता है क़यामत अभी आनी है? होए होए, चलो ऐसे रज़ा दी तो जान छुट गई, लेकिन पिछलियाँ तो होर अजाब च आ गई है ना। फिर जैसे सुबह का तारा रात के मुसाफिर को उम्मीदें सहर देता। क्लिनिक से निकलते हुए एमन को एहतशाम मिल गए।
और यूँ कशिफ एक दिन चुपके से एहतशाम अंकल के घर आ गई। इसने कितना कहा था, आप मेरे साथ चले मामा, लोग आपको बहुत तंग करेंगे। अगर एहतशाम अंकल मुझे पनाह देंगे तो आपको भी। नहीं कशिफ, मुझे कुछ अर्सा यहीं रहना, तुम जाओ, और एक बात याद रखना, एहतशाम जो भी कहें चुपचाप मान लेना। वो बार बार इन्हें जल्द मिलने का कहकर चुपके से घर से निकले। मैं जानती हूँ एहतशाम मेरी खातिर सारी दुनिया से अब भी लड़ेगा, मेरी ढाल बन जाएगा, मगर एमन ने सर उठाकर इस खूबसूरत से घर को देखा। ये घर मेरा, कशिफ और एहसन रसा का, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? एहसन साथ नहीं निभाना था तो हाथ क्यों थामा था? मेरी माँ दा एक्सेस ही है एहतशाम, चलो लग जाएगा आगे पता। रात के आखिरी पहर में जाकर नींद की देवी मेहरबान हुई। इस पर खासे दिन चढ़े, इसकी आंख खुली। कुछ देर तो यूँ खाली जहन लिए बैठी रही, बाहर जाऊँ या नहीं। कितनी देर तक ये फैसला ही न कर सकी। कल जो कुछ हुआ बहुत गैर मुतवक्का और अचानक था। वो तो सोच भी न सकती थी कि यूँ अचानक कोई इसकी पूरी ज़िंदगी का मालिक बन जाएगा। इसके लिए तो एहतशाम अंकल भी अजनबी थे और हमरान एहतशाम भी। कितनी देर वो इसी उधेड़पन में हाथों की उंगलियां मसलती रही और कमरे का जायजा लेती रही। बाहर से चीज़ों की खटपट और बातों की आवाज़ें नाश्ते के मराहल की निशानदी कर रही थी। शायद टीवी भी चल रहा था। कुछ देर सोचकर इसने बाहर जाने का फैसला किया। इस कमरे का दरवाज़ा सीधा लाउंज में खुलता था। लाउंज खाली था मगर टीवी फुल आवाज़ में चल रहा था। सच बता रहा हूँ पापा, मुझसे ज़्यादा सुगड़ बेटा आपको चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक आवाज़ दाएं साइड पर बने किचन से आ रही थी। हाँ पापा, आप भाई के लिए अच्छा सा बर्ड ढूंढ ही लें। दूसरी आवाज़ पर कशिफ के लब्बों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ओए होए। पुरानी जीन्स और गिटार, अली हैदर की आवाज़ टीवी पर उभरती थी। ओ माय फेवरेट सॉन्ग। समीर बड़ी तेजी से मैं किचन से निकला, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे में अधखाया स्लाइस। आप उठ के? समीर की इस पर नज़र पड़ी तो वो खुशदिली से बोला, वो बाथरूम किस तरफ है? कशिफ ने जल्दी से पूछा। इधर। समीर ने हाथ के इशारे से रहनुमाई की तो वो सहलाती बाथरूम में घुस गई। हाथ मुँह धोकर बाहर निकली। गाना ख़त्म हो चुका था। समीर गायब था, वहीं सोफे पर टिकी। आप नाश्ते में क्या लेंगी? मैंने किचन से सर निकाल कर कहा। ओ आपी, खुदा के लिए हमारे सुगड़ भराई से पराठे की फरमाइश मत कीजिएगा, इन्हें बस पराठा बनाना नहीं आता। कॉलेज यूनिफॉर्म में शर्ट के बटन बंद करता समीर हंस कर बोला। तुम अपनी चोंच बंद रखो। मैंने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच लहरा। आप बोलें आपी। बस चाय मिल जाए तो, इसने आहिस्ती से कहा तो मैं दोबारा किचन में घुस गया। वही अम्मा वाली आदत पाई है। एहतशाम अंकल किचन से आए, किचन से चाय और अखबार समेत निकलते हुए बोले। एमन भी हमेशा सुबह को सिर्फ चाय लेती थी। हाय पावे एहतशाम अंकल भरा निकला वे ओदा, मैं उत्ते गंदा शक करके आ गई। जो कोई होता चलता दुनिया। समीर, मैंने यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया। मैंने चाय का कप कश्यप को थमाकर हाँक लगाई। कर दिया, और ज़रा जल्दी करो भाई, मेरा आज पहला पीरियड है। समीर एक कमरे से बरामद हुआ, जोगर हाथ में पकड़े जल्दी से चप्पल उतार कर जोगर कसने लगा। समीर, तुम तैयार हो गए तो ज़रा मेरी टाई इस्त्री कर दो। हमरान ने अंदर आते हुए टाई समीर के कंधे पर लटका दी। क्या मतलब भाई, क्या अब भी मैं ही प्रेस करूँ? समीर ने बड़ी मासूमियत से पूछा। उमैर मानी खेज अंदाज में खांसता हुआ हमरान के पास से गुजरा। दोनों अहमक को। हमरान बड़बड़ार बजाहिर सरसरी मगर भरपूर निगार सोफे की बैक से टेक लगाए कार्टन के मलके से कपड़ों में मलबूस गंदमी रंगत वाली खोई खोई सी लड़की पर डाली, जो न जाने किन ख्यालों में गुम थी। चाय का कप इसके हाथ में ठंडा हो रहा था। हमरान का आना नोट ना कर सकी। हमरान इसके पास से गुजर कर किचन में चला गया तो वो चौंक के, मगर नजर जोड़ी पुष्ट से टकरा कर पलट आई। एक लम्हे के लिए तजस्सुस दिल में जाकर के वो इसे देखे। कल एक लम्हे के लिए भी इसे गुमान न था कि वो कश्यप से कश्यप हमरान बन जाएंगे। ज़रा सी देर में वो किचन से बरामद हुआ। समीने से टाई थमा दी, वहीं खड़े खड़े इसने टाई बांधी। कश्यप ने एक चोर सी नज़र इस पर डाली। अच्छा खासा खुश शक्ल और दराज कद नौजवान था। इसने फ़ौरन नज़रें वाप चाय के कप पर मरकूज कर दी। जल्दी करो बच्चों, पापा आप ऑफिस नहीं जाएंगे? इसने कोट की जेबें टटोलते हुए पूछा। हाँ मैं कुछ देर में आ जाऊँगा, तुम चलो, एहतशाम अफरीदी ने मुख्तसरन कहा। हरिया बॉयस, इसकी पुकार पर उमैर समीर फाइलें संभालते हुए आ गए। ओके पापा, ओके सिस्टर, हम बस 1 बजे तक आ जाएंगे। कश्यप को बहुत अजीब लग रहा था। एक से चेहरे, एक से कद, बस यूँ लग रहा था जैसा आईना एक चेहरे को दो दिखा। वैसे एक बात है हमरान भाई। उमैर एन दरवाजे के दरमियान रुका। मजबूरन हमरान को भी रुकना पड़ा। कम से कम आज आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। इसकी आंखों में चमकती हुई शरारत थी। उमैर। हमरान ने दांत पीसे। उमैर घबरा कर दरवाज़ा क्रॉस कर गया। घर में एकदम से खामोशी छा गई। कुछ खाओगी कश्यप? एहतशाम अफरीदी के पूछने पर इसने नफ़ी में सर लिया। ओके अब बताओ कश्यप बेटा, शुरू से आखिर तक हर बात बिला झिझक बताना होगी। एहतशाम अंकल अखबार टेबल पर रखकर इसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जा हो गए हुए। एक लम्हे के लिए वो झिझक सी गई, मगर फिर माजी के एक लम्हा इसके हाथ में थमाने लगा। कुछ रुकते कुछ झिझकते बोलती चली गई। कभी आंखें झिलमिला जाती, कभी आवाज़ भरा जाती। एहतशाम अफरीदी की नज़र किसी गैरमरी नुक्ते पर जमी थी। वो घर किसके नाम है और फैक्ट्री? जब वो चुप हुई तो इन्होंने कुछ लम्हे के बाद पूछा। इस घर का नाम कशिफ लॉजर मामा के नाम है और फैक्ट्री अब्बू के नाम है। इन्हीं की मेहनत का नतीजा। जब तायाजान का कारोबार तबाह हुआ तो हमारे घर आ गए। फिर वो हादसा हुआ तो ना सिर्फ फैक्ट्री बल्कि घर भी इनके कब्जे में चला गया। कश्यप ने आयस्की से बताया।
एहतशाम अफरीदी किसी गहरी सोच में गुम हो गए। कश्यप बेटा, इन्होंने सीधा होते हुए इसे पुकारा तो बस सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखने लगी। कश्यप बेटा, ये वक्त तो नहीं रहा, मगर फिर भी तुम्हें अगर कोई एतराज़ हो तो। इन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। एतराज़ किस बात पर? वो हैरत से इनका मुंह देखने लगी। मेरा रिश्ता ऐमन के साथ कितना भी गहरा सही, दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं। बहरहाल तुम्हारे चचा तुम्हारे वारिस हैं। किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए मुझे करना पड़ा। अगर तुम हर बात अधूरी वो उलझ गई। एहतशाम अंकल, मामा ने कहा था कि मैं आप पर एतबार करूँ, इतना ही जितना मैं अब्बू पर करती थी। वो इसकी बात सुनकर दोबारा किसी गहरी सोच में डूब गए। कश्यप कमरे का जायजा लेने लगी। होना एहतशाम अंकल अपनी मानी खेज गल्लां करता पिया। किन्ना गहरा है हेमंत नाल रिश्ता, सानू भी दस दे की लगदा तू इंदा। क्या ये सब कुछ हर रोज़ यूं ही होता है? कश्यप ने लाउंज के हालतजार की तरफ इशारा किया। समीर ने अपने जूते यहीं बदले थे। उमैर भीगा हुआ तौलिया सोफे की पुश पर फैला गया। मेज़ पर इनकी किताब में कागज़ बिखरे थे। साथ ही समीर के खाए हुए टोस्ट का किनारा और चाय का कप लुढ़का हुआ था। कालीन पर भी किताबें, मैगजीन, केसर, मूंगफली के छिलकों की प्लेट पड़ी थी। लगता था इनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज़ यही लाउंज था। मालूम नहीं, इस वक्त मैं घर पर नहीं होता। वापसी तक ज़ैनब बीबी ये सब साफ़ कर देती। इन्होंने हंस कर कहा। आंटी, मेरा मतलब आपकी वाइफ? कश्यप ने कुछ रुक कर पूछा। वो अब इस दुनिया में नहीं। उमैर समीर 3 बरस के थे जब। मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी का बोझ नहीं समझा। मुझे मालूम है वो अपनी माँ को याद करते हैं, मगर मेरे सामने कभी किसी ने अपनी इस महरूमी का जिक्र नहीं किया। गो इनकी ज़ात में बहुत खला है, ये खला बहुत गहरा है। इनके लहजे में अफसोदगी दर है। मेरी कोई बेटी नहीं। इन्होंने शफकत से कश्यप के सर पर हाथ रखा। अब तुम आई हो तो हर तरफ रोशनी सी हो गई है। मैं मम्मा को फ़ोन कर लूँ? वो बेताबी से बोली। फ़ोन? इन्होंने कुछ लम्हे के लिए सोचा। मेरा ख्याल है तुम रहने तो मैं खुद ही मौका देकर फ़ोन कर लेंगी। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है। मैं आज ही किसी माहिर वकील से मशवरा करता हूँ। मैं खुद भी जाऊँगा किसी रोज़ कश्यप लाज। अब ऐसा है कि उमैर समीर बहुत ज़िंदा दिल और खुश रहने वाले बच्चे हैं, तुम्हें भी बोर नहीं होने देंगे। अम्मा ज़ैनब इर्द गिर्द के घर में काम करती हैं, कभी आती हैं कभी नहीं। दरअसल हमें शहर में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए कोई ढंग का नौकर अभी तक नहीं मिला। ऊपर के कमरे में कोई नहीं, बंद पड़े रहते हैं। अम्मा ज़ैनब आए तो इनसे कहकर एक कमरा साफ़ करवा लेना। बाकी उमैर समीर आए तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो इन्हें बता देना बिला झिझक। अब मैं ज़रा वकील की तरफ जा रहा हूँ, कुछ और काम भी करने। इन्होंने तफसील से बताया। सारियां दा कहर दिता थे जेड़े जिदे नाल नकाह पढ़ाया उनकी भी कोई ड्यूटी ला देनी सी। इनके जाने के बाद वो कितनी देर यूं ही बैठी रही। जहन पीछे की तरफ पलटता, कभी मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगती, कभी कितनी नज़रें भटक कर फ़ोन पर ठहर जाती हूँ। मम्मा से बात करना चाहती थी, इनकी आवाज़ सुनना चाहती थी, मगर फिर खुद पर जबर करके बैठी रही। कितना ही वक्त गुजर के तंग आकर इसने लाउंज में बिखरी चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। कप उठाकर सिंक में रखा ही तौलिया बाथरूम में। ये जूते कहाँ रखूँ? कुछ देर हाथ में उमैर की चप्पल उठाते इधर उधर देखने के बाद वहीं रख दी। मूंगफली के छिलकों की प्लेट उठाकर कितनी देर घूमती रही। डस्टबिन नजर न आया तो टेबल पर पटक दी। तभी दरवाज़ा खोलकर मासी नुमा औरत अंदर आई। इसे देखकर ठिठक गई। सलाम बीबी। इसकी नज़रों में तजस्सुस उभर है। वालेकुम अस्सलाम। बीबी, आप कहाँ से आई हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। वो वहीं कालीन पर धरना मारकर बैठ गई। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, कश्यप ने मुख्तसरन कहा। आप साहब की क्या लगती हैं? इसने अगला सवाल किया। मैं? कश्यप गड़बड़ा गई। भतीजी लगती हूँ, इसने फ़ौरन कहा। मगर साहब तो कहते थे कि इनका कोई भाई नहीं। उफ़, ये औरत! कश्यप ने इस्तराबी अंदाज में उंगलियां मरोड़ी। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये काम ख़त्म करो और ऊपर का एक कमरा ठीक कर देना। कश्यप ने चिढ़कर कहा। इसी कमरे में आगे जहाँ रात सोई थी। एहतशाम अफरीदी का कमरा था। बेड पर बैठकर वो साइड टेबल पर रखे ग्रुप फोटो को देखने लगे। बीबी, दरवाज़ा खोल के ज़ैनब अंदर आ गई। क्या बात है? ऊपर के कमरे तो साफ़ ही होते हैं, बस झाड़ पोंछ ही करना होगी। आप अपना सामान दे दें, वो भी लगा दो। सामान? आते हुए ना तो इसे ख्याल है और ना मामा को। बस जैसे ही वो लोग घर से निकले, मामा ने फ़ौरन इसे पता समझाकर घर से भेज दिया। इस खौफजदगी के आलम में कि वो अपने कपड़े तक न ला सकी। बीबी, मासी ज़ैनब ने पुकारा। हाँ हाँ, वो सामान मैं खुद ही लगा लूँगी, कश्यप ने बमुश्किल कहा। अच्छा जी। वो सर हिलाकर मुड़ गई। सुनो मासी, कश्यप ने पुकारा तो वो रुक गई। अब मुझे तंग मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। कश्यप ने इसे टाला, वरना इसे यकीन था कि वो बार बार आएगी। सारी रात जागती रही थी। कुछ देर लेटने के बाद खुद ब खुद नींद आ गई। न जाने कितनी देर सोती रही। कुछ एहतशाम अंकल ने बड़ी तसल्ली दिलाई थी। आंख खुली तो 2 बज रहे थे। हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर से फुल वॉल्यूम में आवाज़ आ रही थी, शायद कोई गा रहा था। बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी चंचल लगती हो, सोनी सोनी राहों में मुझे मंजिल लगती हो, मुझे मालूम है ये तुम्हें कौन सुंदर लगती है। दूसरी आवाज़ आई थी। ओए होए, अपना बार उन्होंने मजमा लाया। हाय, मगर ये बात तो मैं खुद से भी छुपाई है। तुम्हें कैसे मालूम हो गया? जवाब में हैरत अमेज़ आवाज़ आई। ये यकीनन उमैर और समीर थे। आवाज़ें भी इनकी बहुत मिलती थी। अरे, तुम्हारा इश्क मुश्क बन गया। सब जानते तुम मासी ज़ैनब पर डोरे डाल रहे हो। ओए होए, ये उमैर था, आधा सोफे और आधा मेज़ पर दराज। ओए होए, मासी ज़ैनब तो डोरे। हाय नहीं, ये जालिम समाज को किसने बता दिया? समीर दिल पर हाथ रखकर बड़े दर्द भरे अंदाज में बोला। तुम पापा को जालिम समाज कह रहे हो? आ लेने दो, मैंने धमकी दी।
ओए होए वो तो देख तो सही, वो मानवी की एडमिट भी कर दे पे कि हाँ मासी ज़ैनब थी डोरे मारता दार में। मैंने पापा का नाम लिया? समीर चिढ़कर बोला। हाँ ना, पापा ही तो कह रहे थे कि अब मुंडा हाथ से निकल है, इसलिए ज़ैनब की छुट्टी करनी पड़ेगी। उमैर इसी इत्मीनान से सोफे और मेज़ पर दराज था। नहीं नहीं, समीर एक बार सोफे और दूसरी बार किचन के दरवाजे से लिपट कर चिल्लाया था। अगर ऐसा हुआ तो इस शोरबे के पतीले में डूब कर जान दे दूंगा जो अभी अभी हमारी प्यारी लाज दुलारी मासी ज़ैनब पका कर गई है। ओए होए, राज दुलारी होता है, उमैर ने इसलाह की। दोनों पक्के ड्रामेबाज थे। अंदर कश्यप से हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। लाशौरी तौर पर किसी तीसरी आवाज़ की मंतज़र थी, मगर अभी शायद घर में सिर्फ वही दोनों थे। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने एक अजीब मंजर इसका मंतज़र था। समीर पूरी कुव्वत से किचन की तरफ दौड़ लगा रहा था और मैं दोनों हाथों से इसकी गर्दन दबोचे वापस खींचने के जद्दोजहद में मसरूफ़ था। नहीं नहीं, हमें मर जाने दीजिए, समीर चिल्लाया। खुदा के लिए भाई अपनी भरी जवानी पर तरस खाओ, मैंने इल्तजा की। उसके साथ ही समीर की नज़र कश्यप पर पड़ गई। यार मेरी गर्दन तो छोड़ो, समीर ने खसियाना होकर अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की। नहीं नहीं, आप पतीले में छलांग लगा देंगे, हम आपको मरने नहीं देंगे। उमैर बददस्तूर इससे गर्दन से रखा हुआ था। कमबख्त, आप ही देख रही हैं, समीर ने दांत पीसते हुए आहिस्ती से कहा। मैंने घबरा कर गर्दन छोड़ दी। आइए आइए आप ही, कैसी हैं आप? खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, मैंने घबरा कर सोफे की कुर्सी खिसकाने की कोशिश की। भाई, समीर ने बड़े इत्मीनान से उसके कंधे पर हाथ रखा। ये नहीं हिलेगी, इसका इशारा सोफे की तरफ था। कश्यप हंस दी। आप ही, आपको भूख लगी होगी, समीर के पूछने पर कश्यप ने इस बात में सर हिलाया। इसे वाकई बहुत भूख लगी थी। तो फिर आए, हमने भी अभी नहीं खाया, इकट्ठे खाते हैं। वो इसे लेकर किचन में आ गए। अरे हमारा तो अभी तक तारुफ ही नहीं हुआ। मैं उमैर हूँ और ये समीर, हम दोनों FSC फाइनल ईयर में और दोनों का इरादा मेडिकल ज्वाइन करने का है। मैंने बर्तन में इस पर रखते हुए अपना तफसीली तारुफ करवाया। आप बोलती नहीं है? समीर ने इसकी तरफ झुककर हैरत से पूछा। लो, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारी आपी गूंगी है? उमैर ने इसकी बात का बहुत बुरा मनाया। ओए होए, भाई आप चुप करो, मैंने आपसे बात नहीं की। समीर के कहने पर उमैर मुंह बनाकर डोंगे में सालन निकालने लगा। दरअसल मुझे तुम दोनों को सुनना अच्छा लग रहा है, कश्यप ने आहिस्ते से कहा। लेकिन हम तो बहुत बोलते हैं, समीर ने बहुत मासूमियत से हाथ पर थोड़ी जमाते हुए कहा। और वो वाकई बहुत बोलते थे। खाने के दौरान दोनों एक लम्हे के लिए भी खामोश न हुए। इनकी पुरलुत्फ बातें कश्यप को कुछ लम्हे के लिए सब गम भुला गए। कितने बेफिक्र और प्यारे लोग हैं, इसने इनके हंसते मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डालकर सोचा। खाने के बाद वो दोनों इसे अपने कमरे में ले गए। ये क्या है? कश्यप ने काली चादर में लिपटी चीज़ की तरफ इशारा किया जो कमरे की दाहिनी दीवार के साथ पड़ी थी। ये, उमैर समीर के कंधे पर हाथ मारकर खिलखिलाकर हंसा था। ये समीर का स्टैचू है। मेरा काहे को होने लगा? समीर ने तड़प कर कंधे से इसका हाथ झटका। हमरान भाई का होगा। अच्छा चलो आप खुद ही देख लें, आपको मालूम हो जाएगा। मैंने मानी के अंदाज में समीर की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ आप देख लें, बहुत प्यारा है, समीर ने इसरार किया। कश्यप के वहम गुमान में भी न था। इसने इत्मीनान से आगे बढ़कर कपड़ा हटाया और दूसरे लम्हे चीखती हुई दरवाजे से जा लगी, जबकि समीर बेड पर औंधा गिरा अपनी हंसी जब्त कर रहा था। उमैर अपने पेट पर हाथ रखकर झुका चाह रहा था। जैसे कश्यप ने कपड़ा हटाया, ढांचे ने अपना इस्तंजवानी हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। कश्यप ने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रोना शुरू कर दिया। आप रोने लग गई? ओए होए, समीर ने जल्दी से डोरी फेंकी। इसके ढांचे का हाथ बांधा था। आपी प्लीज़, आई एम सॉरी, समीर ने लजाजत से कहा, मगर कश्यप दोनों हाथों में चेहरा छुपाए दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठ गई। ओ गधे, तुम तो बस करो, आप ही रो रही हैं। समीर ने उमैर की टांग खींची जो अभी तक बेड पर पड़ा कह के बुलंद कर रहा था। क्या? उमैर तेरी से इसकी तरफ लपका। आपी प्लीज़ चुप कर जाएं, समीर ने ज़बरदस्ती इसके चेहरे से हाथ हटाया। आपी ये देखें, इसने कश्यप के सामने हाथ जोड़ दिया। आप भी तो भूल गई थी ना कि आप साइंस स्टूडेंट्स के कमरे में दाखिल हो रही हैं। यहाँ पर तो ये भी हो सकता है अभी कहीं से कोई खोपड़ी निकला और कमरे में रक्स करने लगे। देखें वादा, अब हम आपसे कोई मजाक नहीं करेंगे, समीर ने हाथ उठाकर पुख्ता लहजे में कहा। ओए होए, नहीं नहीं, कश्यप ने मुश्किल आंसू के दरमियान बोलने की कोशिश की, मगर इस तरह के जानलेवा मजाक नहीं। इसने हाथ की पुष्ट से अपना चेहरा साफ करते हुए कहा तो इन्होंने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। फिर उन्होंने इधर उधर की छोटी छोटी बातें करके इसे बहला लिया था। चले आए, आपका कमरा ठीक करते हैं। कमरा तो ज़ैनब ने साफ़ कर दिया था। दोनों ने अपने कमरे की बहुत सी चीज़ें लाकर इसके कमरे में सजा दी। वो मना ही करती रहेगी। उमैर अपना बैग उठाकर वहीं रख गया। शाम हो गई थी। वो लोग इसका कमरा सजाते और उधम मचाते रहे। पता है आप ही, मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, उमैर ने कहा तो वह हैरत से इसका मुँह देखने लगी। कुछ लम्हे में इसकी हैरत ना समझ सका, जब समझा तो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब अपने लिए नहीं, बल्कि लड़कियों के हाथ में, इसने फ़ौरन वजाहत की तो हंस दी। उमैर ने भी तो कन्फ्यूज़ ही कर देता उन्होंने। इसका तो ये हाल है कि आप ही जहाँ कहीं किसी लड़की के हाथ में चूड़ियाँ देखता वहीं घूरने लगता है। कई बार पिट चुका है। एक बार बाजार में एक लड़की से कहने लगा, मैं आपके हाथ में पहनी चूड़ियाँ देख सकता हूँ? जवाबन जिस तरह लड़की ने चूड़ियाँ दिखाई, वो फुल आवाज़ में हंसने लगा, जबकि मैं बहुत बुरी तरह घूर रहा था। बाखुदा आप हमें इस तरह मत देखें, हम बेमौत मर जाएंगे, समीर ने इसके कंधे पर सर रखकर बड़े स्टाइल से कहा, मगर गुस्से से इसका सर धकेल कर खड़ा हो गया। आप ये मेरे साथ आएँ, उमैर कश्यप को अपने कमरे में ले गया।
ये देखें, इसने साइड टेबल की दराज खोली। रंगों की धनक सी बिखरी थी, हर रंग की चूड़ियाँ झिलमिला रही थी, पूरा दराज भरा हुआ था। चूड़ियाँ तो मामा के हाथों में बहुत अच्छी लगती थी। वो खोसी गई। ये सारी चूड़ियाँ मेरी मामा की हैं। मैंने इन्हें देखा तो नहीं, मगर मुझे यकीन है कि इनके हाथों में ये चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती होंगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ आप भी मेरी माँ के हाथों ने इन चूड़ियों को छुआ होगा। मैंने बहुत प्यार से चूड़ियों को छुआ। मैं तुम्हें अपनी मामा की याद आती है? कश्यप ने आहिस्ती से पूछा। बीबी अम्मा की मदर किसको याद नहीं आती? हमारे पास है ही क्या नहीं याद करने के लिए? हमने ना तो इनकी गोद में सर रख कर लाड उठवाए, ना इनकी आवाज़ हमारी समातों में महफूज है। बस ये बेजान सी चीज़ें हैं, ये गूंगी तस्वीरें। कश्यप की बात तरफ से रुख फेर के यूं ही चूड़ियों को छेड़ने लगा। कश्यप का दिल गम से भर गया। अभी मैं आपको भी चूड़ियाँ ला कर दूंगा। कश्यप ने नोट किया, इसने इस दराज में से चूड़ियाँ निकाल कर नहीं दी, बल्कि बहुत एहतियात से किसी मुकद्दस चीज़ की तरह दराज बंद कर दी। बस अपनी मदर की चीज़ है ना, तो वो तो फिर नहीं दे सकता ना। जाती सर्दियों के दिन थे, कभी बेवकत बादल बरस जाते, ठंडी हवाएं चलने लगती तो लगता सर्दी जाते जाते पलट आई है। आज का दिन बहुत रोशन और चमकदार था। हमरान को सुबह ही एहतशाम अफरीदी ने कहा कि कश्यप के लिए कपड़े वगैरह खरीद कर घर जाए। इसने सोचा अकेले शॉपिंग करने से ज़्यादा बेहतर है उमैर और समीर को भी साथ ले ले। सो छुट्टी के वक्त इसने कॉलेज से इन्हें पिक किया। दोनों बहुत पुरजोश थे। इनके मशवरे सुन सुनकर हमरान हैरान हो रहा था। उमैर की ज़िद, हर सूट के हमरंग चूड़ियाँ खरीदी जाएँ। इसने आप ही से वादा किया। यार तुम लोगों ने यूँ लगता है आधी उम्र ख़वातीन की शॉपिंग करते गुजारी है। मैं तो समझता था इतनी टफ स्टडी में तुम लोगों को इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता। हमरान ने हैरान होकर कहा तो फ़ख्र से कॉलर खड़ा करने लगे। हमरान ने चंद रेडीमेड सूट खरीदे, 2 हल्के फुल्के स्वेटर और एक शॉल थी। तुम लोग चलकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। हमरान ने पैकेट इन्हें थमाए और ख़ुद दोबारा दुकान में घुस गया। सामने से रॉयल ब्लू कलर की खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट टंगा था। हमरान ने जल्दी से इसे पैक करवाया। कुछ सोचकर दूसरे काउंटर से नीली और सुनहरी चूड़ियाँ भी पैक करवा ली और बाहर आ गया। हमरान के हाथ में पैकेट देखकर दोनों मानीखेज अंदाज में मुस्कुराए। वो इन्हें नज़रअंदाज करके पैकेट गाड़ी में रखने लगा। आप ही देखें हम आपके लिए क्या लाएं। देखेंगी तो दाद देंगी हमारी चॉइस की। वो तो अज़ल के लापरवाह थे। सबसे पहले हमरान की नज़र इस पर पड़ी। कश्यप क्या हुआ आपको? वो पैकेट सोफे पर फेंक कर इसकी तरफ लपका। कश्यप का चेहरा जर्द हो रहा था। दोनों हाथ गोद में रखे वो जब्त की इंतहाई कोशिश कर रही थी, मगर आंसू लड़ियों की सूरत में चेहरे पर बिखरे थे। ग्लूकोज मिलाकर लाओ पानी में। हमरान ने मैर का कंधा पकड़ कर पीछे किया, खुद इसके सामने बैठ गया। कश्यप बताएं प्लीज़ क्या हुआ आपको? हमरान ने इसका हाथ पकड़ कर हिलाया। तभी एहतशाम अफरीदी भी आके कश्यप को रोते देखकर परेशान हो गई। कश्यप गुड़िया क्यों रो रही हो? हमरान उठकर साइड पर हो गया। आप ही पानी पी लें, उमैर ने कहा तो इसने जल्दी से सारा ग्लास खाली कर दिया। अब बताओ। एहतशाम अफरीदी ने बहुत प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। मैंने मेरे मामा को फ़ोन किया था। कश्यप ने आंसू जब्त करते हुए मुश्किल से कहा। फिर? सबकी सवाल नजर इस पर जमी थी। वो लोग मामा को बहुत तंग करें, प्लीज़ आप मामा को यहाँ लें, प्लीज़ एहतशाम अंकल। वो मुल्तजी लहजे में इनका हाथ पकड़ कर बोली। एमन को परेशान करें? एहतशाम अफरीदी के लहजे की तड़प पर हमरान ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। तुम फिक्र क्यों करती हो कश्यप? एमन बहुत जल्द आएगी, तुम परेशान मत हुआ करो, बहुत बहादुर है। बुद्धि कुछ इतनी देर से समझाते रहे, बहलाते रहे। रात का खाना बहुत खामोशी से खाया गया। वो बहुत खोई खोई परेशान से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, मगर सीढ़ियाँ उतरते हमरान को देख कर रुकी। वो आखिरी सीढ़ी पर रुक गया। कश्यप परेशान मत रहा करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दरपर्दा इसने अपने साथ का यकीन दिला। वो महसारी ला कर आएगी। इसने एक गहरी नज़र इसके सते सते चेहरे पर डाली और आगे बढ़ गया। ये खोई खोई सी परेशान लड़की कितनी अपनी अपनी सी लगने लगी थी। कश्यप गहरे तौर पर से ज़्यादा देखती रही, फिर सीढ़ियाँ चढ़ गई। कश्यप और हमरान की निगाहों में डूबते उभरते सवाल ऐसे नहीं थे कि मैं इनका जवाब न दे सकूं, मगर न जाने क्यों मैं रुखसा चाहता हूँ। मोहब्बत ना आज से 100 साल पहले जुर्म थी, ना आज है और ना आज से 100 साल बाद जुर्म होगी, मगर इसे करने वाले हर दौर में ठुकराए जाएंगे, मसलूब किए जाएंगे। एमन कौन है? मोहब्बत का कोई नाम नहीं होता। मोहब्बत का कोई नाम होता तो बहार में खिलने वाली पहली कली बेनाम ना होती। आप एमन को कुछ भी समझ लें, रंग, फूल, तितली, बारिश, शबनम, जुगनू, सहरा के सीने पर उतरती चांदनी की ठंडक, बाहर में शगुफे के चटकने की सदा, कोहसारों पर उतरने वाली सूरज की पहली किरण, या मेरी आंख का वो आंसू जो बाहर न निकल सका, मेरे दिल के किसी ठंडे कोने पर जाकर बर्फ हो गया। देखिया मैं क्या सी ना, मैं गंदा शक सही किया सी मैंने लगता। चलो अगे एक वधिया पास्ट पढ़ लेने, फिर देखांगे। बेटा देखें हम आपके लिए दोस्त लाएं। और मैं जो टीवी ऑन के कलीन पर औंधा है पर टांगे चला चला कर इर्द गिर्द पेंसिल कलर फिर ड्राइंग करने में मसरूफ़ था, चौंक गया। बाबा मेरे लिए बहुत कुछ लाए थे, कलर्स, कॉमिक्स, बुक्स, वीडियो गेम्स, मगर क्या बहुत यूँ दोस्त भी लाए जा सकते हैं? मैंने यूँ टेढ़े टेढ़े सर घुमाकर देखा और फिर वाकई हैरान रह गया। जहन में खूबसूरत फ़्राकों में मलबूस रंग बिरंगे रिबन बांधे गुलाबी गुलाबी सी फ़्राक, फ़िज़ा, पिंकी और डॉली घूम गई। दुपट्टे में लिपटी लिपटाई वो छोटी सी लड़की बाबा की उंगली पकड़े
अपने छोटे छोटे बालों को कसकर चुटिया बनाया। अजीब मैली मैली सी लग रही थी, मगर मैं तन्हा था और मुझे वाकई किसी दोस्त की ज़रूरत थी। एहतशाम बेटे, अब ये आपके साथ यहीं रहेंगी। इनके पापा मेरे कज़न थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इनकी मामा भी इस दुनिया में नहीं है। ये गांव में बिल्कुल अकेली थी, इसलिए अब ये यहीं रहेंगी। आपको इनका बहुत ख्याल रखना है। बाबा ने मुझे समझाया। मुझे यूँ लगा जैसे मुझे सिर्फ एमन का ख्याल रखना है। वो सिर्फ मेरे लिए इस घर में आई है। मैं खुश होकर इसे देखने लगा। इसकी आंखें काली थी। मेरे नन्हे से दिमाग में कोई तशबीह ना आ सके। मैंने फ़ौरन इसे अपना दोस्त बना लिया। इसे अपने सारे खिलौने, सारी किताबें दे दी, बावजूद इसके कि वो मुझे बहुत अजीब और मैली मैली सी लगी थी। शाम होती मैं इसे फ़िज़ा और पिंकी से मिलवाने ले गया। बहुत ज़्यादा घबराई घबराई सी लगती, कुछ कुछ हैरान और शायद बहुत खुश भी, मगर दोनों ने इसे देखकर नाक चढ़ाई। ये कौन है? मुझे इनका लहजा बहुत बुरा लगा। मेरी दोस्त है एमन, मैंने बड़े फ़ख्र से कहा। वो दोनों मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगे। दोस्त ऐसे होते हैं? पिंकी ने नज़दीक आकर एमन को गौर से देखा। और देखो इसके बाल कैसे हैं। उफ़, कितनी बू आ रही है बालों से। इसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और मैं एमन की बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। मैंने पिंकी के बाल नोच डाले। एमन और फिजा चीखने लगी, मगर मैंने इसके बालों का घोंसला बनाकर ही छोड़ा और फिर एमन का हाथ पकड़कर घर भागा। मैं डर था पिंकी की मामा ने देख लें। थोड़ी देर में वो शिकायत लेकर पापा के पास आ गई। पापा ने मुझे न जाने क्या कहकर वापस भेज दिया इन्हें। एहतशाम बेटे, लड़ाई क्यों की आपने? इन्होंने बहुत प्यार से पूछा। बाबा, इसने एमन के बालों का मजाक उड़ाया था। मैं भी गुस्से में था। बुआ नाक पर उंगली रखकर हंसने लगी। ए लो, इसे आए पूरा दिन नहीं गुजरा, छोटे मियाँ लड़ाइयाँ भी मोल लेने लगे। बाबा के होंठ पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे इस वक्त बुआ का हंसना बहुत बुरा लगा। बाबा, मैं लाडसिन की गोद में बैठ के, आप अभी एमन के लिए नए कपड़े लाएं, पिंकी और फिजा से भी ज़्यादा खूबसूरत। और बाबा इसी वक्त जाकर इसके लिए नए नए कपड़े ले आए। बुआ ने इसे नहलाकर शैम्पू से बाल धोए और नया फ्रॉक पहना दिया। वो एकदम से बदल के यूँ खुश था जैसे इसके बालों से तेल निकलवा कर दुनिया फतह कर लियो। बाबा ने इसे मेरे स्कूल में दाखिल करवा दिया। हर गुजरते वक्त के साथ तो मेरे लिए इतनी ज़रूरी होती जा रही थी कि लगता जैसे मैं आती जाती सांस का दूसरा नाम एमन है। इसका और मेरा कॉलेज अलग अलग था, मगर मैं ही से पिक एंड ड्रॉप करता। बचपन की सहमी सहमी में तो न जाने कब की खो गई थी। वो घंटों मेरे कान खाती रहती है। मुझे लगता जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इसकी बातें सुनना। बाबा, आप घड़े का पानी पिया करें। एक दिन और मैं टहलते टहलते बाबा से कहा तो वो हंसती। बाबा, हंसने की बात नहीं है, घड़े का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बस जिद थी। अरे भाई, हमारी बेटी कहती तो यकीनन सेहत के लिए अच्छा ही होगा। बाबा इसका दिल रखने के लिए बोले। बस तो फिर आज आप हमें एक घड़ा मंगवा दें। मुझे मालूम था आपकी गाड़ियों में इसे ताई अम्मा के घड़े की गर्दन में मोती के हार डालने वाला आइडिया बहुत पसंद आया था इसे गांव में। वो बस ऐसी थी, सबसे जुदा, सबसे मुख्तलिफ। मुझे अक्सर मैली मैली सी एमन याद आ जाती है। जब मैं इसे सताता तो वो चीख उठती, बाबा से शिकायत करती। जब बाबा मुझे डांटते तो इसकी काली घूर आंखें मुस्कुरा उठती। यूँ लगता जैसे अमावस की रातों में सैकड़ों जुगनू जुगर जुगर कर रहे हो। बाबा ने माली से कहकर इसे घड़ा मंगवा दिया। इसने बड़े जोश से वो घड़ा लॉन के साइड में फूलों के कंच में रख दिया। हर रोज़ जब मैं कॉलेज जाने से पहले जल्दी का शोर मचा रहा होता, वो कच्चे प्याले में पानी भरकर कितनी देर में बंद कलियाँ तोड़कर इसमें डाल देती। वापसी पर सबसे पहले वो घड़े पर रखे प्याले को देखती। शामी देखो, सारी कलियाँ खिल गई हैं। वो खुशी से चिल्ला उठी और फिर इन कलियों को धागे में परोकर घड़े के गले में डाल देती। वो ऐसी थी, मोहब्बतों से गूंदी हुई फूलों से इश्क था। शायरी की वो दीवानी थी। मैं इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर किताबें लाता। इन्हें पढ़ने के बाद हम दोनों घंटों इन किताबों पर तबसरे करते हुए लगता खुशी का दूसरा नाम ईमान है। हाय हाय, चलो हुण एमन की कहानी खत्म कर दो। मैं तो एमन पढ़ पढ़ के बोर हो गई। लेकिन चलो कोई नहीं, पास्ट आ, बुढ़े की कहानी भी पढ़ ली है। शाम, वो धाड़ से दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालो। ओ गॉड, मैं बिल्कुल भूल गई। और देखो अब याद आया। कैसा गिफ्ट? मैंने किताब बंद करके इसे देखा। अरे मेरा बर्थडे गिफ्ट। सारा दिन तुम घर से गायब रहे। देखो बाबा ने भी विश नहीं किया। अभी तो इनसे भी गिफ्ट निकलवाना है। जल्दी से निकालो ना। सब सादा सूट पर कलरफुल दुपट्टा लिए जो धनक के सारे रंग चुराए हुए थे, वो बहुत पुरजोश हो रही थी। ओ माय गॉड, मैंने अपने सर पर हाथ मारा। एक्चुअली एमी, मैं बिल्कुल भूल गया। भूल गए? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा और इसकी हैरत पचा भी थी। गुजरे माह साल में कभी भी ना तो वो मेरी सालगिरह भूली थी, ना ही मैं और बाबा इसकी सालगिरह भूलते थे। बल्कि अच्छा खासा हंगामा होता था। मजाक मत करो शाम, जल्दी से गिफ्ट निकालो। इसने बालों को झटका देकर पीछे की और साइड टेबल की दराज खोलने लगी। मैंने जल्दी से इसका हाथ पकड़ कर पीछे की। यहाँ कुछ नहीं एमी, दरअसल मेरे एक दोस्त, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त की सालगिरह थी। सारा दिन हम दोस्त इंतजाम में लगे रहे तो बिल्कुल जहन से निकल गया। मेरा लहजा शर्मिंदा शर्मिंदा सा था। कौन सा दोस्त? इसने बालों में उंगलियां फंसाकर सवालिया नजरों से मुझे देखा। निगाहों में बेयकीनी थी। वही रज़ा। मैं किताब टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। वो लंबू मुझसे ज़्यादा अहम हो गया तुम्हारे लिए? वो मेरी तरफ से रुख फेर मोड़ गई। बाल खुले मत छोड़ा करो एमी। इसके स्याह बाल पुष्प पर बिखरे थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। बताओ एहतशाम, वो मुझसे ज़्यादा अहम है कि तुम मेरी बर्थडे भूल गए? वो इसका बाजू हिलाकर पूछने लगी। डोंट बी सिली एमी, तुम भी इन्वाइटेड हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, 8 बजे वहाँ पहुँचना है। मैं इसका सवाल नज़रअंदाज कर गया। मैं कहीं नहीं जा रही। वो पाँव पटक कर गुस्से से बोली। हाँ तुम क्यों जाओगी? तुम्हें सिर्फ अपना आप अजीज़ है, किसी दूसरे की खुशी तुम्हारे लिए
कोई मायने नहीं रखती, अगर मैं भूल गया तो क़यामत तो नहीं आ गई अम्मी। न जाने कैसे मेरे मुँह से वो सख्त अल्फाज निकले। वो एक झटके से मेरी तरफ मुड़ी। इसके चेहरे पर दुख भरी हैरत थी। मैंने पहली बार अमावस की रात को भीगते देखा। बेख्तियार में नजरें चुरा के वो कुछ लम्हे मेरे चेहरे को खोजती रही, फिर चुपचाप बाहर निकल गई। मैं कितनी देर यूं ही खड़ा सोचता रहा कि मैंने क्यों किया, इतने सख्त अल्फाज क्यों कि मैंने नहीं, मुझे यूँ नहीं करना चाहिए था। मैंने गुस्से से तेली पर मुक्का मारा। मैं मना लूँगा, इसे भी मना लूँगा, मगर कितनी देर बाहर ना निकल सका। शायद शर्मिंदगी कदम रोक रही थी, मगर मैंने तो बस तभी दरवाज़ा खोल कर एमन अंदर आई। चले तो शाम, मैं चौंक गया। वाइट जॉर्जेट के खूबसूरत फ्राक पर सफ़ेद मोतियों से काम हुआ था। सफ़ेद मोतियों के काम वाला खुस्सा, कानों में चांदी के झुमके, आंखों में काजल की लकीरें रात की तारीकी कुछ और बढ़ा रही थी। बालों में बैंड डाल के खुले छोड़े। मुझे वो सहरा के सीने पर धड़कती चांदनी का दूसरा अक्स लगी। वो पल के छपक कर आंसू पीने की कोशिश करी थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आओ। मैं इसका हाथ थाम कर बाहर आ गया। लॉन की सारी लाइटें बंद थी। वो चुपचाप मेरे साथ चली आ रही थी। जैसे हमने लॉन में कदम रखा, चुप और साकिन फिजा आवाज़ों और रोशनी से भर गई। हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ों से लॉन गूंज रहा था। वह हैरत से खड़ी रह गई। एमी की सारी सहेलियाँ मौजूद थी। कैसा लगा सरप्राइज़? मैंने इसके कान में सरगोशी की। वो हाथ चुराकर बाहर की तरफ भागी। बाबा देखें, एहतशाम ने मुझे बहुत तंग किया। वो मुँह बसोरती बाबा के साथ लग गई। अरे ये सारा आइडिया तुम्हारे बाबा का ही तो है, बाबा ने इसकी पेशानी पर प्यार करते हुए कहा। एमी ने सर उठा के देखा, फिर हंसती चली गई। शाम, और कितना पढ़ोगे? वो दूसरी बार मेरे लिए चाय लाई थी। तुम जाकर सोचो एमी। मैंने चाय का कप उठाते हुए इसे देखा। अजीब उकताई सी लग रही थी। ये अच्छी मुसीबत है, सारा दिन बाहर गुजारते हो, वापस आकर पढ़ते रहते हो। बाबा से भी कितनी बातें करूँ। जब से कॉलेज छूटा है मैं बस दीवारों से सर फोड़ती रहती हूँ। बड़बड़ाती बाहर जाने लगी तो मैंने किताब बंद कर दी। एमी आओ बैठो, मैंने कहा तो वो रूठी रूठी सी बैठ गई। कितनी बार कहा सहेलियों को बुला लिया करो या खुद चली जाया करो। मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। लोग भी कब तक आए और मैं किसके यहाँ जाऊँ, और फिर मेरी पक्की सहेली तो तुम हो, इसने कहा। और फिर हम कितनी देर बातें करते रहे। इसने छोटी छोटी लाई यानी बातें। मेरा ख्याल है अब सो जाए। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया तो वो जल्दी से उठ गई। शाम, दरवाजे तक जाते जाते फिर पलट आई। यार ये तुम मुझे शाम मत कहा करो, इसमें मैंने हाथ जोड़ कर कहा। क्यों? इसलिए कि शाम बहुत जल्द डूब जाती है, मैंने वजाहत की। मगर मुझे फिर भी शाम बहुत अच्छी लगती है। वो मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, अब जाओ। शाम, बाबा से को मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दें, इसने कहा। खुद कह लो। मैं बिस्तर पर बैठ कर जूते उतारने लगा। नहीं मैं नहीं, तुम कह दो प्लीज़, मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। मुझे मालूम था वो हमेशा हर काम मुझसे कहकर करवा दिए। क्या अभी कह दूँ? मैं खड़ा हो गया। नहीं अब क्या कर रहे हो, अभी तो वो सो रहे हैं। वो घबरा गए। तो फिर जाओ, अभी बहुत वक्त पड़ा एडमिशन शुरू होने में। मैं दोबारा बैठ गया। एक बात और है शामी, हम लोग गाँव जाएंगे कुछ दिनों तक। तो फिर? मैंने चिढ़कर पूछा। तो फिर ये कि तुम भी साथ चलो। वो कुछ रुक कर मदद से बोली। क्या अभी चलना है या सुबह तक इंतज़ार करोगे? मैंने बेचारगी से कहा तो हंसती हुई बाहर चली गई। अगले दिन बाबा भी सर हो गए तो मजबूरन मुझे साथ जाना पड़ा। यहाँ आकर एहसास हुआ कि एमन आज तक अपने गाँव को नहीं भूली। एक सरखुशी इसके पूरे वजूद को घेरे हुए थी। गाँव की सादगी और खूबसूरती से पागल किए जा रही थी। शाम, शाम तुमने सुनी है चिक्की की आवाज़? शाम, कभी तुमने ताज़ा मक्खन खाया? चक्की की आवाज़ ही हो। मोटी हो जाओगी खा खा कर, मैं चिढ़कर कहता। वो मेरे से रोटी पर मक्खन रख के खाई जाती। शाम आओ, तुम्हें तायाजान का बाग दिखा कर लाऊं। सफ़ेद कॉटन का सूट जिसके बाजुओं पर सफ़ेद सुर्ख धागे से खूबसूरत बेलें बनी हुई थी, सुर्ख दुपट्टा ओढ़े फ्रेश चेहरे के साथ वो सामने थी। तायाजान का बाग बहुत बड़ा था। दरमियान में से छोटी सी नदी बहती थी। आओ शाम, तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाऊं। वो मुझे नदी के किनारे पौधों के गंज में ले गई, जहाँ दोनों साइडों पर दरख्त कुछ इस तरह लगे थे कि नदी पर छत सी पड़ गई। दिन में भी शाम का सा मंजर था। मैं जल्दी से चप्पल उतार कर नदी के ठंडे पानी में पाँव डालकर बैठ गई। मैं दरख्त से टेक लगाए दरख्तों से छन छन कर आती धूप की सूरज की किरणों को देखने लगा। कोई शरीर किरण पानी को छूती तो पानी के माथे पर सितारे से चमक जाते। खामोशी, सुकून, ठंडक का एहसास और परिंदों की बोली और किरणों की आंख में चोरी ने मिलकर इस जगह को बेइंतहा खूबसूरत बना दिया। एमन, मैं बेख्तियारी पुकारा। वो चुपचाप पानी में पानी डाले घास के तिनके तोड़े जा रही थी। मुझे यूँ लगा जैसे बहुत पीछे चली गई और इसके अंदर वही मैली सी घबराई सी एमन। एमन क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो चुपचाप तिनके तोड़ेगी। तभी सूरज की किरण इसके माथे को छूकर सितारे बिखरा गई। एमन, तुमने कभी मोहब्बत की है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इजहार भी कोई चीज़ है। बस हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम है। लेकिन इस समय मेरा दिल चाह रहा था कि वो कहे सूरज की किरणों को गवाह बना कर कहे कि वो सिर्फ मुझे चाहती है। एमन बोलो ना, मैंने इसरार किया। क्यों नहीं शामी, मैंने इस गाँव से मोहब्बत की है, इन पानियों से इश्क है मुझे। नहीं मेरी माँ ने छुआ होगा। इन खेतों में मेरा दिल धड़कता है जहाँ मेरे बाप ने हल चलाया। इन फिजाओं में जहाँ इनके कह के गूंजे होंगे। शामी, मौत इतनी बेरहम क्यों होती है? हकीकतन अब तक वो एमन थी जो पहले दिन हमारे घर आई थी। और बस एमी, मैं इसका सवाल नज़रअंदाज कर गया। इस वक्त मेरा पूरा वजूद दिल बनकर धड़क रहा था। और बाबा हैं तुम और शाम। वो चेहरा मोड़कर मुझे देखने लगी। मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। हाँ मैं भी हूँ। तौबा है, तुम भी क्या बातें ले बैठे हो? वो जल्दी से लहजा बदल कर बोली। शामी, मुझे वो अमरूद तोड़ दो।
इसने नदी के दूसरी तरफ पेड़ पर लगे गदरे गदरे अमरूदों की तरफ इशारा किया तो मैं एक नज़र इस पर डालकर नदी फलांगने को आगे बढ़ा, मगर दरमियान में यमन ने मेरी शर्ट को झटका दिया। मैं सीधा नदी में जा गिरा। मुंह पर हाथ रखकर बच्चों की तरह हंसती चली गई, फिर हाय हाय करती घर की बाय बाय करती घर की जाने भाग गई। जो दबाओ जाके माजी मुक जावे। अजब रुत महकी है अब के बर्स, चांद रोशन और सितारे मध्यम है। एक दिया सा जला था बहते पानियों में, तब से अब तक भंवर मध्यम है। मैं शायर नहीं था मगर मैंने यमन के लिए बहुत नज़में लिखी। मैंने इसका वजूद शायर के कालिब में ढाला। इसका मासूम मिसाल मुझे क्या से क्या बना गया। आज एहसन रज़ा के वालिदैन आए थे खाने की मेज़ पर। बाबा ने बताया। ओ मैं पानी लाना तो भूल ही गई। यमन जल्दी से उठ गई। वो तो अक्सर आते रहते हैं बाबा जानी, आज कोई ख़ास बात थी? मैंने कबाब प्लेट में रखते हुए पूछा। हाँ। बाबा कुछ लम्हे चुप हो गए। आज वो यमन के लिए आए थे। यमन के लिए? क्या मतलब बाबा जानी? मैंने कांटा प्लेट में रख दिया। वो यमन के लिए एहसन का रिश्ता लेकर आए थे। बाबा ने आयकी से बताया। एहसन का यमन से रिश्ता? कुछ लम्हे मुझे वाकई समझ नहीं आया कि इस बात का क्या मतलब है। तो आपने क्या कहा? मेरी आवाज़ गहरे कुएं से उभरी। मुझे क्या कहना? मैंने इनकार कर दिया। शुरू से मैंने तुम्हारी और यमन की शादी का सोचा। शनाखे की आवाज़ के साथ कुछ टूटा था। मैं और बाबा तेरी से किचन की तरफ भागे, जग टूट चुका था। यमन दोनों हाथों से कुर्सी की पुष्ठा में खड़ी थी। इसका रंग एकदम जर्द था। क्या हुआ यमन? बाबा ने पूछा तो बाबा के गले लगकर रोने लगी। गुड़िया क्या हुआ? कहीं कांच तो नहीं चुभ गया? बाबा ने परेशान होकर पूछ गया। चुभ गया बाबा जान, बहुत ज़ोर से। एमन ने बराह रास्त मेरी आंखों में झांक कर कहा और फिर भागती हुई बाहर निकल गई। क्या हुआ इसे? बाबा ने परेशान होकर मेरी तरफ देखा। मैं देखता हूँ बाबा, आप चलें। मैं इसके पीछे लपका अपने कमरे में नहीं थी, यूँ ढूंढता हुआ लॉन में निकला। वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भेंचे इधर उधर चकराती बेचैन रू लगी। एमन, मैंने पुकारा। इसका रवैया मुझे लर्जा सा गया। एहतशाम, एहतशाम, ये क्या कह दिया बाबा ने? खुदा की कसम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं। रात काली घोर थी मगर इन आंखों की तारीकी इससे भी बढ़कर थी। इसने मेरे पूरे वजूद को निकल लिया। बोलो ना एहतशाम, तुमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा? प्लीज़ कह दो तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसका चेहरा आंसू से तर था। बादलों ने घबरा कर चांद को ढांप दिया। सारी कलियां चुप थी, सारी फिजा साफ। मैंने तो हमेशा यही सोचा था एमी, मगर मेरे होंठों पर भी चुप आ गिरी। मावस की रात में जगह जगह करते जुगनू एक एक करके मेरी चुप के हाथों मरने लगे। वो जैसे थक कर बैठ गई। मैंने हमेशा तुम्हारे वजूद में हर रिश्ता तलाश किया एहतशाम, भाइयों जैसे तहफ़्फ़ुज़, बहनों किसी राजदारी, दोस्तों का खलूस। मगर एहतशाम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने तो बस एहसन को। वो एकदम से चुप हो गई। वक्त लानत फिर पैसे और सिर ते हर टाइम चढ़े रहना थे ब्याह ऐसे न कराना। जा खसमान खावे जाके। मैं इसे झंझोड़ पूछना चाहता था कि वह लंबू तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो गया, मगर मेरे सारे आंसू एक एक करके दिल की ठंडी और बर्फीली ज़मीन पर गिर कर बर्फ होते रहे। अपना दुख तो बस अपना ही होता है। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर उठ कर अंदर चली गई। कुछ ऐसे मुसाफिर का तसव्वुर किया है जिसने सारी उम्र की मसाफ़तें मंजिल की जस्तजू में गुजारी हो, मगर जब मंजिल पर पहुंचे तो रास्ते मुकद्दर ठहरे। मैं तो थोड़ा जिन्ना शक किया सी, यही सानू एक बारी दस देंदे कि भाई ਉਹਨੂੰ पसंद करता ਸੀ, ਵਿਆਹ नहीं होया, गल उत्थे मुक जानी सी। लेकिन मैनू लगदा राइटर ने ना मेरा ਜਿਹੜਾ शक ना बहुता दिल ते लै लित्ता कि उन्हें कि तेन खोल के दस के जानी कि मसले मसैल सी। चल भाई तू दस ला, असी भी पढ़न नूं तैयार हाँ। मोहब्बत एक वादी खुशनुमा जहाँ पर ताए रजनबी फूलों और खुशबुओं के ताक़ुब में निकले तो मालूम हो ये तो महज जाल था। ज़रा आगे जाए तो सहरा रास्ते रोक लें। वो फूलों को छूना चाहे तो मालूम हो सब शराब है। पीछे मुड़कर देखे तो रास्ते मसदूद नजर आए। आंसू आंखों के रास्ते दिल में उतरे, ग्लेशियर बनकर सारा वजूद नीलो नील कर दे। मेरा पूरा वजूद नीला होने लगा था। अनजान वादियों के सफ़र पर निकलो तो अपना ज़ादिर राह मेरे आंसू रखना। मुहीब तारीकियाँ जब रास्ते में आए तेरी रूह में बस जाएँ, ये आंसू जुगनू से बन जाएँ। तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अनजान वादियों के सफ़र पर निकलो तो अपना ज़ादिर राह मेरी आंखें रखना। यूँ ही रास्ते खो जाएंगे, मंजिलें साथ छोड़ जाएंगे, आंखें रोशनी बन जाएँ। मैंने नज़म ख़त्म करके डायरी बंद कर दी। वही घर था, वही दर दीवार, वही आसमां, वही ज़मीन। वैसे ही फूल खिलते थे, वैसी हवाएं चलती थी, मगर सब कुछ एकदम अजनबी अजनबी सा लगने लगा था। बाबा घंटों कमरे में बंद रहते, फिर लॉन की तरफ निकल जाते। इनकी लाठी की टक टक बच कच्चे घड़े के पास जाकर रुक जाती। घड़े के गले में पड़ी कलियां सूखकर अपना बदन खोने लगी थी। कभी यमन के कमरे के सामने रुक जाते, मगर अंदर जाने के बजाय वापस पलट जाते। एमन कई बार आई थी, मगर कभी मेरी मौजूदगी में, कभी गैर मौजूदगी में, कभी अकेले, कभी एहसन के साथ। वो रोती जाती। बाबा एक बार मेरी तरफ देख तो ले। वो इनका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ मोड़ती, मगर पत्थर के वजूद में कोई जंबिश ना हुई। काश एहतशाम सिर्फ एक बार मुझे बता देते कि मुझसे यूँ खफा हो जाएंगे तो मैं कभी एहसन रज़ा से शादी ना करती। खुदा के लिए एहतशाम, बाबा से कोई एक बार मुझसे बात कर लें। वो हाथ जोड़ देती। बाबा ऐसा मत करें, मगर मेरी आवाज़ पत्थरों से सर पर टक्कर दम तोड़ जाती। फिर शायद एमन हार की बाबा की जिद के हाथों कभी लौट कर नहीं। बाबा अगर आपकी अपनी बेटी होती तो कैसे भी इसी तरह मुंह मोड़ लेते। मैंने इनके घुटनों पर हाथ रखे पूछा। बाबा जान की नज़रें आतिशदान के शोलों से उलझ रही थी। वो मेरी बेटी ही तो थी एहतशाम, दुख तो अपनों के दिए ज़ख्मों का ही होता है, तुम्हें दुख नहीं हुआ?
पापा जान की उंगलियां मेरे माथे पर रेंगने लगती तो मैं नज़रें चुरा जाता। एक उम्र आंखों में बसने वाले ख्वाब हवाओं का रिस्क हो जाए तो इंसान टूट जाया करता है। मैं तो ये टूट फूट सह गया, मगर बाबा जान, मैंने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली और सेरा गहरी सांस लेते हुए उठ गया। शायद ईद मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। न जाने कितना वक्त गुजरा, दिन महीने और शायद सदियाँ बीत गई। एमन न जाने कहाँ खो गई निदा की रफ़ाकत में। मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की। नन्हे हमरान की खिलखिलाहटे शरारते बाबा के पत्थर वजूद को पिघला के मैंने नींदा को सब कुछ देने की कोशिश की, अपना पूरा वजूद इसके हवाले कर दिया। मगर जब वजूद के अंदर बर्फ़ का टुकड़ा रखा हो तो बस सांसें आती जाती रहती हैं। एहतशाम किसी बात में इख्तलाफ भी कर दिया करें। अपनी हर बात के जवाब में ठीक है सुनकर वो चीटने लगती। एहतशाम, इन आंखों में कौन बसता है? कभी कभी वही मेरी आंखों पर हाथ रख देती। तुम, सिर्फ तुमने दा। मैं इसके दोनों हाथ थाम लेता। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो दोनों हाथ छुड़ा लेती। झूठ क्यों? मैं हैरान रह जाता। इसलिए एहतशाम कि मैंने इन आंखों में हमेशा एक तलाश देखी है। किसे खोजते रहते हैं? वो मेरी आंखों में झांक कर कहती तो मैं आंखें न चुरा पाता। हाँ, मेरा पूरा वजूद नीला होने लगता और फिर वो रूठ गई। न जाने किन मंजिलों की तलाश में निकली कि वापस ना आ सकी, और मैं नन्हे उमैर और समीर को गोद में भरकर सोचता रह गया कि वाकई कुछ दुख विरासत में मिलते हैं। क्या ये ज़रूरी था कि कातिब तकदीर मेरा, एमन का और मेरे बच्चों का दुख एक जैसा लिखता? चलो। हाँ एमन, शायद तुम्हें खो देने का एहसास आज भी मेरे दिल की ठंडी और बर्फीली ज़मीन पर ज़िद्दी बच्चे की तरह मौजूद है। बस पहले ये बच्चा रोता था, अब कभी कभी बहल जाता और इसी ठंडी ज़मीन पर सर रख कर सो जाता, मगर तुम्हें भूलता नहीं। ये इन्ना क जिन्ना भी होंदा ना तो ताद भी समझ जाना सी कि बुढ़ा हाले भी एमन दे पीछे वधा। लेकिन चलो कोई नहीं, होता है, चलता है दुनिया। हैं, आप इधर क्या कर रही हैं? समीर ने किचन में झांक कर हैरत से पूछा तो कशिफ में एकदम चौंक गई। आ गए तुम लोग? जल्दी से चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ, इसने मसरूफ़ से अंदाज में काम निपटाते हुए कहा तो वो दोनों अंदर आ गए। सच, आप ही कॉलेज से आने के बाद हमारा हमेशा दिल चाहता था कोई हमारे लिए खाना लगाए, और जब खुद से कुछ करना पड़ता तो बहुत गुस्सा आता था। जब से यहाँ आया कोई ढंग का मुलाजिम नहीं मिलता था, उमैर ने कहा तो वह हंसती। अब ज़्यादा बातें मत बनाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, इसने मेज़ पर बर्तन लगाते हुए कहा तो वो कपड़े बदलने चले गए। तब तक कशिफ ने खाना लगा दिया। हाय, इन्होंने खाने का सुन के मैंने भी भूख लग गई, मैं भी खाती हूँ। ये तुम दोनों एक जैसे कपड़े मत पहना करो, कसम से मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि तुम में से उमैर कौन है और समीर कौन। कशिफ ने कहा। दोनों ने जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं उमैर हूँ। जी नहीं, मैं उमैर हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम उमैर हो? दोनों झगड़ने लगे। वह सर पकड़ कर बैठ गई। आप सिर्फ हमरान भाई को याद रखें, समीर ने मटर पुलाव प्लेट में डालते हुए कहा। हमारा क्या, हमें सिर्फ ज़ैनब बीबी याद कर लेंगे। वैसे इस वक्त हमरान भाई भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। उमैर ने हाथ रोक कर कहा। वो कहाँ गए? कश्यप ने नॉर्मल लहजे में पूछा। 3-4 दिन से उसे देखा भी नहीं था, किसी से पूछने से अच्छा नहीं लगा। पापा ने इन्हें गुजरांवाला भेज दिया, दादा चांद के पास, समीर ने इतला दी। क्यों? कश्यप ने बेसाख्ता पूछा था। आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। दोनों हंसने लगे, बुरी तरह ब्लश हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ पर तीनों चौंके। हमरान भाई, आप आ गए? दोनों इससे लिपट गए। अब हम आपको शैतान कहेंगे तो आप नाराज़ होंगे। उमैर ने लाड से हमरान के कंधे पर सर टिकाया। क्यों भाई? हमरान इसका सर पीछे करके कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों भी इर्द गिर्द बैठ के, जबकि कशिफ इस उलझन में थी कि बैठी रही, उठ के चली जाए। बैठी रहे बीबी, तेरा अपना ही हक लाल दा बंदा, बैठी रहे। लोग आपको याद कर रहे थे, उमैर ने सरगोशी में इतला दी। बल्कि कुरेद कुरेद कर पूछा जा रहा था, समीर ने लुकमा दिया। अच्छा, मगर लोगों ने तो सलाम का जवाब भी नहीं दिया। हमरान ने इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। हैं कशिफ आपी, आपने भाई के सलाम का जवाब ही नहीं दिया? दोनों ने हैरत का अजीम मुजाहिरा किया। दिया तो था, वो जो इनकी शरारत पर पजल हुई जा रही थी पस्त सी आवाज़ में बोली। कब? हमने तो नहीं सुना। हमरान भी इनके साथ शामिल हो गया। साथ इसकी प्लेट से चावलों का चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। हमरान भाई, इतनी मुश्किल से क्यों पढ़ते हैं? इसकी मुश्किल में क्यों पढ़ते हैं? मेरी प्लेट हाजिर है। वो मैंने मुअद्दब अंदाज में अपनी प्लेट सामने की। अरे छोटे भाई, अब तो हमारा दाना पानी एक ही जगह लिखा गया। तुम प्लेट की बात कर रहे हो? हमरान की बात पर कश्यप सब छोड़ छाड़ कर बाहर भाग गई, और वह तीनों बिला वजह हंसते रहे। तुसी जेन इकट्ठे हो गए सी, तूने भजना ही सी। कशिफ आपी, मैंने कमरे में झांक कर पुकारा। हम ज़रा लाइब्रेरी तक जा रहे हैं, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं। 4 बजे तक वापसी होगी। हमरान भाई अपने कमरे में आराम करें। वो एक ही सांस में इतला देता चला गया। कशिफ हमरान के कमरे में सुनकर नीचे आ गई। पहले तो किचन में आकर बर्तन धोकर रखे, फिर छोटे से लॉन में निकल आई तो इसे कशिफ लॉज का वसी और अरीज लॉन याद आ गया। वहीं घास पर बैठकर वो आसमान को देखने लगी। ध्यान बार बार मामा की तरफ चला जाता है। एहतशाम अंकल आकर ढेरों तसल्लियाँ दे जाते, मगर कुछ बताते ही ना थे कि इस सिलसिले में क्या पेशरफत हुई है। उमैर और समीर की दिलचस्प बातों में बहल जाती, और फिर हमरान था, ऊंचा लंबा वेल एजुकेटेड, जो अचानक इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। अगर वो कशिफ लाज में बाबा के साय में परवरिश पाती तो यकीनन हमरान की रफ़ाकत में खुशी महसूस करती, मगर जिस तरह के माहौल में इसने परवरिश पाई थी वो हमरान के सामने सांसें कमतरी का शिकार होने लगती। मगर हमरान के अंदाज कहीं से भी ऐसे न थे कि लगता वो ज़बरदस्ती इस बंधन पर राज़ी हुआ। धूप पीली पड़ने लगी। ले आप यहाँ हैं? कहाँ गए वो शैतान? हमरान की आवाज़ पर चौंक गई। इसने बताया। अगर जहमत ना हो तो एक कप चाय मिल जाएगी, मैं तब तक शावर ले लूँ, बल्कि एक नहीं 2 कप।
आप भी मेरा साथ देंगी। हमरान के कहने पर वो सर हिलाती किचन में आ गई। चाय दम पर रखकर कप निकालने लगी, तभी कॉल बेल बज उठी। इसने किचन में लगे वॉल क्लॉक में नजर डाली। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि उमैर वगैरह आ गए। हमरान तो बाथरूम में था। वो कप छोटी ट्रे में रखकर बाहर आ गई और बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया। तुम? कश्यप ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर असद के एक झटके से लड़खड़ाती हुई दीवार से जा टकराई। असद ने अंदर दाखिल होकर इत्मीनान से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम यहाँ छिपी बैठी हो कश्यप बीबी? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। वो सख्त खौफजदा थी। तुम्हें लेने आए, इज्जत हो हमारी। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। ये क्या हो रहा है? हमरान की आवाज़ सुनते जैसे इसके पूरे वजूद में ज़िंदगी दौड़ गई। हमरान ने एक नज़र कश्यप के खौफजदा चेहरे पर डाली, बालू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। वो जैसे एकदम महफूज हो गई। अब बात करो, लड़की को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हमरान का पूरा एतमाद लहजा असद को खुल गया। अपनी मंगेतर से बात करो। तुम कौन हो तो दरमियान में आने वाले? असद इसे अकेला समझकर घर में दाखिल हुआ था। ओह आई सी, तो ये तुम्हारी मंगेतर है? हमरान ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए सामने वाले को नज़रों में तोला। जालिम सिर्फ तब तक जालिम है जब सामने वाला कमज़ोर। अपने सामने जोर आवर को देखकर इसके हौसले पस्त होने लगते हैं। हमरान की शर्ट पर कश्यप की गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। हाँ, और मैं इसे लेने आया, असद हर धर्मी से बोला। अच्छा तो ठीक है, ले जाओ, मगर यहाँ तो सिर्फ मिसेस कश्यप हमरान रहती हैं, यानी मैं और हमरान और ये मेरी मिसेस कश्यप। क्या बकवास है ये? असद भड़क उठा। हाँ, आपको तो ये बकवास ही लगेगी, मगर मिस्टर अब आप इस घर में तशरीफ़ ले जाएंगे या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? हमरान के इत्मीनान भरे लहजे पर असद ने से कीना दोस्त नज़रों से घूरा और फिर आऊँगा कहता बाहर निकल गया। यार ये मेरा गला तो मत खोटो। हमरान ने हल्के से झटके से अपनी शर्ट खींची। तभी एहतशाम अफरीदी और इनके पीछे उमैर और समीर भी अंदर दाखिल हुए। चलो बेचारियां दा कोई सीन ना बनन देना तुसी टब्बर रल के। कश्यप तो फ़ौरन हमरान एहतशाम अफरीदी से लिपट कर धुआंधार होने लगी। हमरान ने मुख्तसर सारी बात बताई। एहतशाम अफरीदी लरजती कामती कश्यप को तसल्ली देने लगे। हमरान कुछ सोचकर फ़ोन की तरफ बढ़ गया। तुम हमेशा से घामड़ रहे हो मिस्टर हमरान। एसपी साहब ने सारी बात सुनकर इसे खूब सुनाई। इतने मामूली से काम के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे, जब सब कुछ क्लियर है तो फिर हम किस मर्ज़ की दवाएं? जी मुझे मालूम है कि सिर्फ आप इस मर्ज़ की दवाएं, इसीलिए तो आपको जहमत दी है। हमरान ने कहा। तो बस बेफिक्र हो, सब ठीक कर दूंगा, बस 1-2 दिन दो मुझे। हमरान ने इत्मीनान के बाद फ़ोन बंद कर दिया। भाई, उमर ने इस प्यार इसके कंधे पर से रखा। क्या है? हमरान ने कंधे पर रखे इसके सर को घूरा। ये हम हमेशा गलत वक्त पर क्यों आते हैं? बड़ी मासूमाना अदा से कहा गया था। हमरान ने कुछ लम्हे इस जुमले के मानी उस ज़मीर पर गौर किया। जब समझ में आया तो मुस्कुराहट दबाता इसके सर को झटक कर आगे बढ़ गया। मैं तो पहले किया सी, हर बारी जो बेचारे का कोई सीन बनने लगता ना, वो तो टपक पैना टब्बर पूरा। और फिर चंद दिनों के अंदर अंदर ताया चांद को घर फैक्ट्री खाली करके जाना पड़ा। कहाँ गई ये जानने की ना एमन को ज़रूरत थी ना कश्यप को। सुबह तुलू होना ही थी, ख्वाह रात कितनी लंबी होती। एमन मेरे साथ चलो। कितने बरस के बाद वो सामने थी जो एहतशाम अफरीदी से एमन को तलाश कर रहे थे, जिसकी काली घोर आंखों में जुगनू चमकते थे। उन्हें अपनी अपनी लाइन ना सीधी करके बैगी में। क्यों? इसकी आंखें पूछ रही थी। बेटियां मैके क्यों जाती हैं? जब मैके के दरवाजे इन पर बंद हो जाए तो फिर एहतशाम जो गुजर के इसे भूल जाए। एमन एहतशाम 2 कदम आगे बढ़े। मैं अब भी तुम्हें वो सारे मान दे सकता हूँ। एहतशाम ने इसके सर पर हाथ रखकर तमाम मुकद्दस रिश्तों का एहसास दिलाया जो अब भी इनके दरमियान कायम थे। एमन एक लम्हे के लिए इस जुमले की सच्चाई पर गौर किया और आंखें बंद करके साथ चलती। पूरे घर में हंगामी हालत नाफज थी। ज़ैनब बीबी की बड़बड़ाहटें गूंज पर थी जो हमरान को देखकर बंद हो जाती। अच्छी भली सफाई करके जाने वाली थी कि हमरान ने दोबारा लगा दिया। खाना भी बन गया था, मगर एक बार फिर किचन में ड्यूटी लगा दी। ज़ैनब बीबी अभी तक कुछ भी नहीं किया। लाओ ये कीमा मैं पीसूँ, समीर ने कहा। छोटे मियाँ तुम हमको तंग मत करो। वो चिड़ी बैठी थी। अल्लाह ज़ैनब बीबी, मैंने कब तंग किया आपको? इसने शरारत से आंखें झपकाई। तभी हमरान ने अंदर झाँका। तुम बाहर निकलो। हमरान इसे खींच कर बाहर ले गया। ले समीर ने कश्यप को देखा। आपने अभी तक फूल ही नहीं सजाए? सजा तो रही हूँ। कश्यप को सख्त उलझन हो रही थी। इसके पूछने पर बस इतना ही बताया कि चंद मेहमान आ रहे हैं। अच्छा ये फूल तो छोड़ें कश्यप। हमरान ने इसके हाथ से फूल पकड़ लिए। मेरा ख्याल है मेहमानों को रिसीव करने के लिए हुलिया कुछ मुनासिब नहीं, क्यों बच्चों? इसने सिर से पैर तक कश्यप का जायज़ा लेकर नफ़ी में सर ला और साथ ही दोनों से राय भी ली। हमरान भाई, मेहमान ने कश्यप आप ही को नहीं आपको देखना है, समीर ने कहा। अरे हम तो सुबह से तैयार हैं। सफ़ेद शलवार सूट में मैरून जैकेट पहने वो खासा वजीर लग रहा था, मगर कश्यप को इन्होंने पहली बार हमारे हवाले से देखना है। हरी अब कश्यप, आप फ़ौरन चेंज करके आएँ, जल्दी करें, वो लोग आते होंगे। हमरान के जल्दी जल्दी कहने पर वो ऊपर आ गई। इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अनजाने लोग थे जिनके आने पर इतनी तैयारियाँ हो थी। कश्यप ने वार्डरोब खोली। इसके पास वही सूट थे जो इस दिन हमरान लाया था, मगर इस दिन वक्त वार्डरोब बिल्कुल खाली था और इसमें सिर्फ एक ही सूट लटक रहा था। कश्यप ने उलझन में इस नज़रों से इसे देखा और इसे बाहर निकाल लिया। ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा का सूट था जिसके गले और बाजुओं पर दबके का बहुत खूबसूरत काम हुआ था। तभी इसकी तवज्जो कमीज़ के बाजू पर लगी चिट पर पड़ी। इसने बाजू सीधा किया। कश्यप डियर, ये सूट आज ही के लिए, प्लीज़ जल्दी करें।
फ़कत आपका हमरान। ओए होए, आपका हमरान भी हो गया जी। इसके होंठों पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट बिखर गई। सूट पहनकर इसने मुंह हाथ धोकर बाल बना लिए। मेकअप के नाम पर इसके पास कुछ भी ना था। काश काजल ही होता। आईने में सुनी सुनी आंखें देखकर एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया। न जाने क्यों इसे यकीन होने लगा कि आज कोई बड़ी खुशी इसकी मुंतज़िर है। कहीं वो भी कुछ सोचना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैं तो। वाओ, ज़बरदस्त। यकीनन ये हमरान भाई ने दिया होगा। उमैर ने हंसकर कहा तो इसने शर्मा कर चेहरा झुका लिया। अच्छा जल्दी से आए मेरे साथ। उमैर इसे लेकर अपने कमरे में आकर चूड़ियों से भरी दराज खोल कर देखने लगा। क्या करने लगे हो? कश्यप ने हैरत से पूछा। मैंने एक नज़र इसकी ड्रेस पर डाली, फिर ब्लू और गोल्डन चूड़ियों के सेट निकाले दराज से। बस एक मिनट, ये कहकर इसने चूड़ियों का सेट बनाकर इसकी तरफ बढ़ा दी। नहीं नहीं उमैर, प्लीज़ आप ही पहन लें। लाए मैं पहनाऊँ। उमैर के हाथों में हल्की सी लर्जिश उतर आई। कई चूड़ियाँ टूट गई। मैं पहनती हूँ। कश्यप ने खुद ही दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ पहन ली। इन चूड़ियों का मुसर्रफ इससे बेहतर कोई न था। मैंने नरम आंखों से इसके दोनों हाथ थाम कर आंखों से लगा लिए। बाहर शोर सा उठा। कश्यप कहाँ है? बाहर से उभरने वाली आवाज़ पर कश्यप बेकरार होकर खड़ी हो गई। जाएं, यही तो वो सरप्राइज़ है जो हम आपको देना चाहते थे। वो मैंने कहा तो वो दुपट्टा संभालती बाहर भागी और मामा से लिपट गई। मुझे मालूम था मामा, मुझे मालूम था। मेरा दिल कहता था आज आप आएंगी। कश्यप ने कुछ रोते कुछ हंसते हुए कहा। ले, हम सरप्राइज़ के शौक में रह गए और आपको पहले से पता था। समीर ने मायूसी से कहा। एमन, ये हमरान है मेरा बेटा, बल्कि तुम्हारा बेटा। एहतशाम अफरीदी ने कहा तो हमरान ने सलाम करते हुए सर झुका दिया। बिल्कुल तुम पर गए एहतशाम। एमन ने दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम कर माथे पर बूसा दिया। पापा, हमारा ख्याल है हम भी आप ही के बेटे हैं। दोनों ही मुंह बनाकर बोले। गाल तो सही है, वो कल्ला तो नहीं ना है, वो भी तो कुछ लग दिया ना। एहतशाम, तुम्हारा ये बेटा बहुत शरारती लग रहा है, मगर मुझे शायद दो दो नज़र आने लगे। एमन ने हंस कर कहा। है तो एक ही मामा, मगर अल्लाह ताला ने एक फ़ोटोस्टेट साथ भेज दिया। कश्यप ने हंस कर कहा। कश्यप आप ही, आपसे हम बाद में निपटेंगे। दोनों ने धमकी दी। चाय और फिर खाने के बाद वो सब गुजरावाला रवाना हो गए। एहतशाम, वो बाबा जान। एमन ने गाड़ी में बैठने से पहले आहिस्ता से कहा। वो बहुत टूट गए एमन, अभी ने सिर्फ तुम समेट सकती हो। एहतशाम अफरीदी ने कहा। पापा, भाई की रुखसती कब करेंगे? उमैर के कहने पर हमरान ने इसे घूरा। बस बेटा, गुजरावाला पहुँचते धूमधाम से कर देंगे। एहतशाम अफरीदी ने हंसते हुए कहा। आफ्ताब की किरणों ने जब धरती के माथे पर अलविदाई बू से सबत किया तो गाड़ी सुरख रविश पर फिसलते हुए पोर्च में रुक गई। एमन ने गाड़ी से बाहर कदम निकाला तो निगाह बेताबी से दूर लॉन के किनारे पर फूलों के कंद से टकराई। बहुत अरसा बाबा ने इसे तुम्हारी निशानी समझकर संभाला। जब हमरान ने चलना शुरू किया तो सबसे पहले वो खड़ा तोड़ा था, मगर तुम्हारी याद शायद तुम्हारी चीज़ों से बालातर थी। एहतशाम अफरीदी ने कहा। एमन ने सर हिलाकर कदम आगे बढ़ा दिया। मुनकर शाबनूसी दरवाज़ा इसी लम्हे खुला। एमन की प्यासी निगाहें बाबा जान की बुरी निगाहों से टकराई। टक टक टक, और फिर छड़ी बाबा जान के हाथों से निकल गई और दोनों बाजुबा हो गए। ज़िद मोहब्बतों से बढ़कर तो नहीं होती, एहतशाम अफरीदी सोच रहा था। इसने मुड़कर डूबते सूरज की आखिरी किरणों को देखा। बहुत पहले नदी किनारे सूरज की किरणों से पानी के माथे पर मैंने एक ख्वाब देख लिखा था, तो तकदीर के होठों पर मुस्कुराहट बिखर के मैं मुंतज़िरा, मगर हुआ क्या, इस ख्वाब की तबीर बहते पानियों के साथ बहुत दूर समंदरों में निकल गया और सूरज की किरणों से लिखा ख्वाब पानी के सीने पर सरक कर सिसकने लगा। इसने एक नज़र कश्यप और हमरान के रोशन चेहरों पर डाली। शायद बहते पानियों पर लिखे ख्वाबों की तबीर ऐसी हो। ख़त्म शोध। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। अच्छा था नावल, बहुत अच्छा था। बस इसमें एक ये थोड़ा सा मसला मसाइल बना है कि ना अज अब्बा जी का पास्ट भी एड्डा लम्मा हो गया ना, यही अब्बा जी के पास्ट की बजाय ना अब्बा जी की औलाद के कोई दो सीन हो जाते तो स्वाद वध जाता। बाकी नो डाउट नावल अच्छा था। बाकी आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी हम चलता है कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को एंड करेंगे। मिस्ट्री प्ले दो छित्तर मारे मेरे वालों भी नू दो की 4-5 छित्र कट्ठे बनते सी। थैंक यू मिस्ट्री प्ले। आमना मलिक, वालेकुम अस्सलाम सिस, द वे यू रीड द नॉवल एंड से लानती आई एंजॉय इट लॉट। थैंक यू वेरी मच आमना। आमरा तो फैल, यू आर राइट। खून जलाने वाला नावल, लेकिन कमेंट्स बहुत मज़े के थे, खासतौर पर लाला जो शुरू में सलामा शाह को पढ़ी, लरे वापी को, रागा जान को। आपस की बात है, सारे अनइंटेंशनली लानती थे, तो हो कोई ऐसे वैसे सर्टिफाइड लानती सी। थैंक यू आमरा। अल्ताफ़ अहमद, वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या आप कभी हालिम रमज़े जुनून अमर बेल बिस्मिल्लाह से इश्क नावल रीड करने का प्लान है? अगर है तो बता दीजिएगा, मैं वेट करूँगी, वरना आप खुद ही पढ़ लूँगी, क्योंकि जब से आपकी वॉइस में नावल सुने हैं किसी की वॉइस में सुनना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच रुखसार। लेकिन अभी ये वाले आपने जितने भी हैं ना बोले, इन नावल्स को किसी को भी पढ़ने का प्लान नहीं है, और आपस की गल है, मैंने ये पहले पढ़े भी नहीं हुए, तो इस वजह से मैं ये औखे दे विच औखली दे विच सिर नहीं देंगी।
तो अभी मेरा प्लान नहीं है। हाँ, आगे इन फ्यूचर बन जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आप रीड कर लें अभी, हम अगर पढ़ेंगे तो आप फिर सुन लीजिएगा। अल्ताफ़ अहमद, बहुत अच्छा नावल था। फ़ारिस उमर की स्टोरी अच्छी लगी। बेचारी सोनिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हाशिम के साथ जो हुआ वो होना ही चाहिए था। हाँ, हाशिम के साथ नो डाउट वही हुआ जो वो डिज़र्व करता था। बस सोनिया के साथ ये है दी वो बोटॉक्स दी मारी बुढ़िया ने ਉਹਦਾ दिमाग ख़राब किया। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। हाशिम नहीं सुधर सकता। हाशिम सुधर जाए ऐसा केड़ी किताब में लिखा है। तो ये तो गाइस यहाँ पे हमारा कमेंट सेक्शन इख्तिताम को पहुँचा। अब आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते, निक्के निक्के कमेंट्स थे छोटे छोटे, तो आप लोग करते नहीं हो तो मैं क्या करूँ। तो मैं भी फिर जा रही हूँ, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।